जय आरसीएम, जय आरसीएम। साथियों, दोबारा से डब्ल्यूटी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। डब्ल्यूटीसी की वर्किंग कमेटी, डब्ल्यूटीसी के फाउंडर मेंबर्स, ऑल टेक्निकल चीवर्स, रॉयल्टी चीवर्स और सभी वाइटल पिन चीवर्स और तमाम हिंदुस्तान से जुड़े हुए हमारे भावी आरसीएम के डायमंड, सभी का आज तहे दिल से डब्ल्यूटी की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर इंसान को जो आरसीएम में जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 पे ले जाने के लिए, पहचान दिलवाने के लिए बनाया गया, उसकी यही थीम है। तो डब्ल्यूटीसी के जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये डब्ल्यूटीसी मंच लाकर हम जैसे डायरेक्ट सेलर को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार मौका दिया है। तो मैं तहे दिल से हमारे ग्रेट गुरुदेव मनोज बजाज जी, राधे सर जी, सर जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया, हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा परिचय सुरेश मांगल, श्री गंगानगर से हूं। बेसिकली मैं डबली रठान गांव से हूं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। मेरी छोटी स्टोरी, मैं एमए सोशियोलॉजी हूं। गांव से शुरुआत होती है मेरी जिंदगी और मेरे क्रिकेट खेलने का शौक था। तो 11वीं 12वीं हनुमानगढ़ करने के बाद मैं जयपुर चला गया, वहां से मैं अपनी एमए किया। मैंने सोशियोलॉजी से अपना क्रिकेट खेला, लेकिन इस लेवल तक जाने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला और मजबूरी मुझे वो छोटे छोटे काम करने पड़े जो कि अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। तो मुझे अपने जीवन के अंदर बहुत ही सिंपल और कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन मैंने जिया। मैंने अपने जीवन में टिकट एजेंट का भी काम किया, डोर टू डोर मार्केटिंग भी की, मोबाइल के सिम भी बेचे और भी छोटे छोटे काम किए। ये मेरा जीवन था। आरसी मेरे जीवन में आता है और मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ, इसको देखता हूँ, समझता हूँ। मेरे को जब बताया गया कि ये फ्यूचर का बिजनेस है, आने वाले समय के बिजनेस पर, मैंने इसको समझा, देखा, इस पे बिलीव किया और लगातार काम किया। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने, लेकिन मैं मेरी ग्रेट अपलाइन श्री मनोज बजाज जी से सीखता हुआ पायदान बढ़ता गया, रॉयल्टी, स्टार, पर्ल और आज मैं एमरल्ड लेवल पे हूँ। ये मेरी छोटी स्टोरी है। अगर कोई इनकम से पॉजिटिव होता है तो मेरी इस बिजनेस में जो हाईएस्ट इनकम आई थी एक महीने की, 1,74,000 रुपए था। तो दोस्तों, आज हमारा जो प्रोग्राम है ओसीपी, जिस तरह से आप जानते हैं डब्ल्यूटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए हर बार कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, ट्रेनिंग शेड्यूल लेके आता है, बड़े बड़े सीनियर्स को लेके आते हैं, जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं उनको भी लाने की बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो आज का जो दिन है हमारा, आज का दिन है ओसीपी, अपॉर्चुनिटी कैरियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार ग्रेट पर्सनालिटी के मालिक आने वाले हैं, जिनका आपको बेस्ट सर्विस इंतजार है। उनको मैं आपके बीच में जरूर बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा जैसे कि डब्ल्यूटीसी का एक प्रोग्राम के अंदर 2 रॉयल्टी अचीवर्स का एक सक्सेस स्टोरी रहता है। मैं प्रोग्राम में ज्यादा समय ना लेते हुए
हमारे सबसे पहले साथी इस बिजनेस में जब भी हम आते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है, जब प्लान दिखाया जाता है कि हमको रॉयल्टी पे जाना है, तो इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में वो सारे मुकाम हासिल किए जा सकते हैं जो हमको प्लान में दिखाए जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप सब जानते हैं, जब नए साथी उनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप घर से बैठ के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अपने खाने पीने के सामान को खरीदकर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से खरीदकर आप इस बिजनेस अपने वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच कुछ साथी हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, एक विश्वास किया, विश्वास के साथ बिजनेस को शुरू किया, उतार चढ़ाव देखे, उतार चढ़ाव देखने के बाद आज वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे एक अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाती है, जिसके लिए हम आरसी बिजनेस करते हैं, जिसमें हमको एक बताया जाता है कि रॉयल्टी इनकम होती है। रॉयल्टी इनकम मतलब आदमी रॉयल बन जाता है, वो एक टीम बनाकर धीरे धीरे काम करता है, एक लेवल पे आता है, वहां से उसको एक एक्स्ट्रा और परमानेंट इनकम होना शुरू हो जाती है। तो आज हमारे बीच दो ऐसे रॉयल्टी अचीवर मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा सबसे पहले आपको, उसके बाद हमारे जो मेन गेस्ट हैं, आज के जो हीरो है, उनसे मैं रूबरू करवाना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके बीच में एक ऐसे रॉयल्टी अचीवर को लाना चाहता हूं जो कि एक टीचर है, प्राइमरी टीचर है, और वो कोंकण महाराष्ट्र से हैं। अपनी स्टोरी अपनी जुबानी बताएंगे, तो मैं उनको अनम्यूट करने वाला हूं। मैं बुलाने वाला हूँ श्याम जी को, मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन देने वाला हूँ। तो श्याम जी, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हैं तो आप... यस सर, यस सर। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन है ना आपके पास सर? यस सर, किया मैंने। हाँ, तो श्याम सोलंकी साहब, आप कोंकण महाराष्ट्र से हैं, प्राइवेट टीचर हैं, आपने इस बिजनेस में शुरुआत की, एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो मैं आपकी स्टोरी सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, आपने शुरुआत कैसे की इस बिजनेस में, क्या आपने देखा और आज ऐसे मुकाम पे हैं। अपनी 5 मिनट की स्टोरी सर बताएंगे, तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में बुलाने वाला हूँ कोंकण महाराष्ट्र से श्याम सोलंकी जी। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सो मच मंगल सर, मुझे बुलाने के लिए। जय आरसीएम सभी दोस्तों को। मेरा नाम श्याम सोलंके है। मैं अभी फिलहाल कोकण में रहता हूँ। बेसिकली मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मैंने इस बिजनेस को 3 साल पहले मेरे जॉब के साथ शुरू किया। आरसीएम बिजनेस में आने से पहले जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब जैसे जॉब वाले की कटती है वैसी चल रही थी सर। लेकिन मेरे जीवन में एक आदमी आता है जिसका एजुकेशन सिर्फ तीसरी था, और वो आदमी ये प्रोडक्ट लेके मेरे सामने आता है। तो मैं ये प्रोडक्ट देख लिया सर, सारे प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छे लगे और मैंने उनके साथ बिजनेस शुरू किया। 3 साल पहले इस बिजनेस में मैं जुड़ा सर। जुड़ाने वाले तो वो पप्पू जी राजपूत करके व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे को जुड़ाने का काम किया और शुरुआती कुछ मीटिंग में मुझे इन्वॉल्व करने का काम पप्पू जी राजपूत सर ने किया। लेकिन सर इस बिजनेस में आने के बाद मेरी मुलाकात मिस्टर सुनील दुर्गौले सर से हुई, तो उन्होंने भी मेरे को इस बिजनेस में गाइड किया, सारी चीजें बताई, सारी चीजें सिखाई सर। और उन्होंने मिस्टर राहुल कांबळे सर, जो हम सबके गुरुदेव है, पूरे भारत में जिनका बिजनेस है, उनके सानिध्य में मेरे को ला दिया सर। और आज मैं राहुल सर की उंगली पकड़ के इस बिजनेस की एक एक कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ते जा रहा हूँ सर। इस बिजनेस की मेरी शुरुआत सन 2018 में जनवरी में होती है सर। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था तब मेरे को ये बिजनेस बहुत ही छोटा लगा सर, कि जिसमें चाय, नमकीन, भुजिया, ये घरगुती घर के प्रोडक्ट थे। मुझे लगा कि इन प्रोडक्टों को सेल करके कितना आ सकता है, मेरा इतना बड़ा विजन नहीं था। मैं मेरे अपलाइन सुनील सर से पूछा कि सर इस बिजनेस में 1,000 रुपए आने के लिए सर कम से कम लगभग 3 महीना जाएंगे क्या? तब सुनील सर मेरे कहने पे हंसे और वो बोले कि सर आप सिर्फ देखते जाना, ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, खाली आपको एक सपना लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। सर पहले शुरुआत में कुछ काम शुरू किया, बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि पेशे से मैं टीचर, तो लोगों के सामने जब जाता था तो लोग बोलते थे कि सर आपको सैलरी कम पड़ रही है क्या, आपको सैलरी नहीं मिल रही क्या, ऐसे कुछ सवाल आते थे। कुछ अजीब सी हंसी मेरे दोस्तों के माध्यम से मेरे को मिलती थी, लेकिन इस हंसी को घबरा कर मैं इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, मैं आगे आगे चलते गया सर। और चलते गया, चलते चलते राहुल सर हर महीना आते थे और हर सेमिनार में मेरे पास जितने भी सवाल आते थे वो मैं उनको लिख लेता था और सर को मैं ये सारे बता देता था। सर मेरे सारे सवाल सुनते थे और लास्ट में एक ही मेरे को पूछते थे कि सर आपका गोल क्या है। तो सारे मेरे जो सवाल थे, ये सारे सवाल वहीं पे खत्म हो जाते थे सर। तो ऐसे ही 3.5 साल बीत गए और 3.5 सालों में बहुत सारी दिक्कतें आई, कठिनाई आई, लेकिन सर अगर प्रॉब्लम है तो उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास है। हमारे लिए इतनी अच्छी हमारी जो अपलाइन अपलाइन सारे अपलाइन हमें सोल्यूशन देने के लिए ही बैठे हैं सर। 3 साल की जर्नी के अंदर तकलीफें तो बहुत आई,
लेकिन सर इन तकलीफों के बीच मेरे को मेरी मिसेस रचिता सोलंके, इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरी बच्ची ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मेरे सारे अपलाइन इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और इस बिजनेस में जब मैं आया था सर, तो मैं ठीक ठाक सा कमा लेता था, सारा अच्छा इनकम था मेरा, और भी एक बिजनेस था। लेकिन सर मैं आते आते जैसे मेरे को पता चला कि इस बिजनेस में रॉयल्टी मिलती है, क्योंकि मैं अगस्त 2018 में मैं कंपनी में जाके आया सर, भीलवाड़ा राजस्थान में। तो वहां जाने के बाद मेरे जितने भी डाउट थे, मेरे जितने भी सवाल थे, इन सारे सवालों पे मेरा फुल स्टॉप लग गया और मेरा विजन क्लियर हो गया सर। क्योंकि वहां जाने के बाद हम सबके भाग्य विधाता मिस्टर तिलोक चंद छाबड़ा सर को सुनने का मौका मिला, और वहां पे मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लेकिन मैंने वहां से एक चीज उठाई सर का जो उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें वहां को सुनने के मिली। और वहां पे सर ने वहां पे सर एक ही बात बोले कि अगर आप आरसीएम में आके कुछ पैसों के लिए अगर आप आ रहे हो, तो आप गलत जगह पे आ रहे हो, मतलब हीरे की खदान में जाके आप कांच के टुकड़े खोज रहे हो। और सर ने एक ही बात कही कि आप अगर मेरे विजन से विजन मिला के अगर इस बिजनेस में चलते हैं, तो आपको कामयाबी की हर सीढ़ी आपको प्राप्त होगी। तो उसी बात को पकड़ते हुए आज तक का सफर जारी है सर। और एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, कि मैं जब से आरसीएम में जुड़ा हूं, तब से मैंने आरसीएम का एक भी रुपया खर्चा नहीं किया सर। आज 3.5 साल बाद मेरे पास 7 लाख रुपया करीबन आया, और उसमें से मैंने एक मेरा ड्रीम था कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, और उसके जो भी अमाउंट है उसका मैंने मेरे घर के लिए जगह खरीदी, और ये सफर जारी है सर। और मैसेज के लिए अगर कुछ बोलना चाहूँ तो एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, इसमें सारी चीजें मिल सकती है, खाली हमें जैसे गुरुदेव मनोज बजाज सर कहते हैं कि हमें हमारी पात्रता बढ़ानी चाहिए। अगर हम हमारी पात्रता बढ़ाते हैं तो यकीनन हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बिजनेस में सबसे पहला अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें एक रीजन ढूंढना है कि जिसके लिए आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। ये रीजन ढूंढने के बाद आपको जो भी कठिनाइयां आई, तो उस पर आपको नजर नहीं डालना है, सारी कठिनाइयां बाजू रखनी है, और आपके रीजन को, आपके विजन को पकड़ के आगे आगे चलना है। और दूसरी बात सर, आने वाले 5 साल कोई भी दिक्कत आए तो भी आपको इधर उधर ना देखते हुए आगे ही चलते रहना है। अगर आप इस शिद्दत से काम करते हो, तो सर आज लाखों लोगों को कामयाबी मिली है, यकीनन आपको भी मिलेगी। और बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आप सारे लोगों के बीच में आकर बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं WTC का बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ। और सर आपने मेरे को बुलाया, मंगल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। आपने शॉर्ट स्टोरी में अपना सब कुछ बयान करके रख दिया। आपने अपनी जीवनी बताई, आप टीचर होते हुए पार्ट टाइम बिजनेस करते हुए आज आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो हमारी दुआएं हैं कि आप इस बिजनेस की वो टॉप से टॉप पिन जो अभी तक नहीं बनी उस पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत शानदार बताया। देखिए अभी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब इसी कड़ी के अंदर हम आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, संघर्षों के दौरान में वो कभी भी नेगेटिव नहीं हुए और अपना ड्रीम बना के काम किया। एक महिला शक्ति जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। हमारे बीच में ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आपके बीच में बुलाने वाला हूं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, संघर्ष देखने के बाद अपने आप को कभी भी डाउन नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव रहे और आज हमारे बीच के अंदर बहुत बड़ी एक लेवल पे होने वाले हैं। तो आपकी सबकी शानदार तालियों के बीच में मिलाने वाला हूं, आपके बीच में आने वाले हैं एक शानदार लीडर। मैं आपकी कॉल करने वाला हूं अमिता जी चंबा से, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी अमिता जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। चौरसिया जी आपने अनम्यूट दिया है सर। जी जी दे दिया है मैम को, मैम अनम्यूट है। प्लीज प्लीज, हाँ जी प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज अमिता जी। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नाम अमिता डोभाल, बाय प्रोफेशनल टेक्निकल इंजीनियर। और अपने नाम के साथ, अपने परिचय के साथ साथ सर अपनी थोड़ी पहले से स्टोरी बताना चाहूंगी। स्टोरी सर ये है कि शुरू से ही मतलब हम अपनी फैमिली में 4 भाई बहन हैं, उसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी होने के साथ साथ सर जब से मैंने अपनी होश संभाली है, तो शुरू से ही बचपन से ही मतलब मायके से ही हमेशा जिम्मेदारियां देखी हैं, और उन जिम्मेदारियों को हमेशा अपने माँ बाप की नजरों में एक अच्छे से निभाने की कोशिश भी की है।
तो सर मैंने जैसे मेरी एज उस टाइम सिर्फ 19 साल की थी और मैं उस टाइम 11वीं में पढ़ती थी। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे पापा एक किसान फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अब गाँव के रीति-रिवाज़ों में जैसा होता है, मेरे पापा ने मेरी 19 साल की एज में यानी कि 11वीं में पढ़ती हुई एक बेटी की आज का जो समाज है, उस समाज के होते हुए भी मेरी 19वें साल में मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी उम्र क्या है, क्या मैं इस उम्र में दूसरे घर की ज़िम्मेदारियों को सँभाल पाऊँगी? लेकिन किस्मत का भी कुछ ऐसा ही था कि मेरी बहुत जल्दी से शादी कर दी गई। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि ससुराल मुझे बहुत अच्छा मिला। ससुराल अच्छा मिला, मेरे ससुर जी एक अंग्रेजी प्रवक्ता थे। उन्होंने मुझे एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में मुझे अपनाया है और बेटी के रूप में अपनाने के साथ-साथ उन्होंने मुझे पूरी पढ़ाई करवाई है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके साथ-साथ मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते-करते बहुत सारे चैलेंज भी आए, लेकिन हमारे और मेरे ससुर जी चाहते थे कि मैंने अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि एक बेटी माना है और उन्होंने मेरे हुनर को शायद पढ़ लिया था, इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जैसे-जैसे मैं पढ़ाई करती रही, उसके साथ-साथ मैंने जब मेरा एक बेटा हो गया, बेटे के बाद मैंने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अप्लाई किया, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना। उसमें भी मैंने 3-4 साल काम किया क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ाई के साथ-साथ जब से मैंने अपनी उम्र या अपना होश सँभाला तो मेरा एक ड्रीम था सर कि मुझे बड़े होके जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे साथ पढ़ने-लिखने वाले, चाहे मेरे आस-पड़ोस के हों, मेरी क्लास के हों, कहीं भी हों, लेकिन मेरा एक सपना था शुरू से कि मुझे जीवन में इन सब से कुछ अलग करके दिखाना है। ठीक है, जॉब में ये लोग हो सकते हैं कि बड़ी पोस्ट में होते हैं, लेकिन मुझे उनसे भी कुछ अलग करके दिखाना है। वो इसलिए था कि परमात्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा था। तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट में भी काम किया। प्रोजेक्ट में काम करते-करते मुझे 2017 में हमारे उत्तराखंड में 660 पोस्टें आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे 600 पोस्ट आई थी मनरेगा के तहत। तो उसमें 660 पोस्टों में मेरा भी सिलेक्शन हो गया। मैंने एक डीएम ऑफिस में अप्लाई किया था तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ। इसमें भी हर ब्लॉक से 8 पोस्टें आई थी। 8 पोस्टों के बाद महिला उसमें जो मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिर्फ मेरा हुआ था। तो मेरे ससुराल वालों को मतलब बहुत फ़क्र हुआ कि हम ऐसी बेटी को लाए क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। अभी भी बहुत सारे लोग उस पोस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सेंटर से इसलिए हुई थी। एक मनरेगा के तहत जितनी भी योजनाएँ चलती हैं, उसमें होता क्या है कि एक जेई और प्रधान का इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए मेरी डायरेक्ट सेंटर से उस चीज़ के लिए एक टेक्निकल के लिए नियुक्ति हो गई जिसके लिए हम एक टेक्निकल इंजीनियर के उसमें भी उसको बोला जाता है। तो जैसे मेरी उसमें नियुक्ति हुई, मैंने उसके साथ-साथ अपने पूरे उसमें जैसे दोनों डिस्ट्रिक्ट के मेरे 90 दिन का प्रशिक्षण लोक सेवा आयोग हरिद्वार में मेरा प्रशिक्षण हुआ। उसमें भी सर मैं नंबर 1 पे रही, दोनों डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप नंबर उसमें रही क्योंकि पहले से ड्रीम था कि मैंने बहुत बड़ा करना है, तो मेरे साथ-साथ परमात्मा ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। उसमें हुआ क्या कि मैंने जैसे मेरे ब्लॉक से अपनी सॉरी जिस जैसे मैंने लोक सेवा आयोग से 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद हमारा तुरंत ब्लॉक में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होते हुए मैंने लगभग 1 से डेढ़ साल अपनी सेवाएँ ब्लॉक को दी। जैसे मैं अपना कार्य भी करती रही, तो सितंबर 2018 में मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिला, जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए मैंने हमेशा से उस परमात्मा से बहुत दुआएँ की थी कि मुझे कुछ अलग-सा करना है। प्लेटफ़ॉर्म मिला लेकिन प्लेटफ़ॉर्म की इतनी पूरी नॉलेज नहीं थी। सितंबर 2018 में मेरे ग्रेट अपलाइन श्री अरविंद शर्मा जी वो और उनके साथ कोई दूसरे अपलाइन आए थे, तो उन्होंने इस प्लान के बारे में बताया था। उस टाइम प्लान इतना समझ में नहीं आया था लेकिन जॉइन हो गए थे। जॉइन हुए तो कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक जॉब करने के साथ-साथ मैंने बहुत सारे लोगों को जैसे क्वालिटी अच्छी लगी तो प्रमोट किया तो लोगों को सिर्फ़ इतना जॉइन होने के लिए बताया। कुछ लोग जॉइन तो हो गए थे लेकिन विश्वास नहीं किया। विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, जो 2 नंबर का काम करती है। इससे लोग बहुत डरे हुए होते हैं। लेकिन मैंने क्या लोगों को जैसे उसके बारे में प्रमोट किया तो कुछ लोग जॉइन हो गए। जॉइन होने के बाद इन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे लोग जॉइन हुए लोगों ने कहा कि ठीक है हम जॉइन तो हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट की सुविधा कहाँ से मिली? तो मैंने क्या किया कि मुझे ये था कि अच्छा है, इसका विज़न अच्छा है।
फिर नवंबर 2018 में सर हम इसकी एनिवर्सरी में गए थे ताल कटोरा स्टेडियम में। जब ताल कटोरा स्टेडियम में सर हम लोग गए थे तो वहाँ पे मैंने लाखों लोगों की भीड़ में देखा कि जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बताया था, तो लोगों ने कहा था कि इस तरह की कंपनियां मार्केट में हजारों आती हैं, ऐसे बेवकूफ बना देती हैं, लोग ऐसे आते हैं पैसे ठगी मार के और चले जाते हैं। लेकिन नहीं सर, जब मैं 2018 नवंबर में ताल कटोरा स्टेडियम में गई थी, तो वहां पे मैंने देखा था कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं था, ऐसा कोई स्टेट नहीं था जिसमें लोग नहीं आए थे। तो मुझे लगा कि हर स्टेट से हर व्यक्ति यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, हम हो सकता है कि 100, 1000, लाखों लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बट इतनी संख्या में जितने लोग हैं, ये लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। तो मुझे वहां से ही एक विजन क्लियर हो गया था। तो सर वहां पे हुआ क्या था कि हर स्टेट के लोग बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया था कि स्टेट लेवल पे हर किसी का नाम आ रहा था, लेकिन उस जगह पे उत्तराखंड का कहीं नाम नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि उत्तराखंड की भी काफी टीम थी, पीछे बैठी थी, लोग काफी हाथ हिला रहे थे कि हम भी उत्तराखंड से हैं। नाम इसलिए नहीं आ रहा था सर, क्योंकि उनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी। कम इसलिए थी कि लोग ना तो किसी का इतना बड़ा लेवल था, और ना ही मतलब इतना अच्छा काम करके कुछ कंपनी को दिखाया था, क्योंकि नाम से शक्ल से कोई नहीं जानता। कंपनी जानती है हमारे टर्नओवर से, हमारे लेवल से। तो इसलिए वहां पे नाम इसलिए नहीं आया, क्योंकि वहां पे ना तो किसी का कोई इतना बड़ा लेवल था। तो मैंने सर उसी दिन डिसीजन लिया था और संकल्प लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब इस त्यागराज स्टेडियम में जो फंक्शन होगा, उसमें जो नंबर 1 पे रहेगा वो उत्तराखंड रहेगा। और परमात्मा ने वैसा साथ भी दिया है, वैसे कर भी रहा है, क्योंकि 2 साल परिस्थितियां ऐसी बनी, जब तक लेवल नहीं था, लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं था, तो परमात्मा भी साथ साथ मेरे सुन रहा है। आज मैं डब्ल्यूपीसी का कोई धन्यवाद ही कर नहीं सकती, क्योंकि इतने शब्द ही नहीं है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी, मेरा परमात्मा इतना साथ दे रहा है कि अभी जस्ट मेरी रॉयल्टी आई, और इसी टाइम डब्ल्यूटीसी का भी उद्घाटन हुआ। वो इसलिए हुआ कि मुझे डब्ल्यूटीसी ने बहुत आगे तक ले जाना है। मैं डब्ल्यूटीसी के फाउंडर मेंबर्स का कितना भी धन्यवाद करूं, तो कुछ मतलब शब्द ही नहीं है किस तरह से मैं धन्यवाद करूं। क्योंकि आज इससे पहले जैसे हम किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो सीएम भी हो, लेकिन उनकी जो पहचान है, जैसे सीएम है उत्तराखंड का, तो उसकी पहचान सिर्फ एक उत्तराखंड तक है, उसका जो नाम है एक उत्तराखंड तक है, उसका जो कार्यकाल है उसका सिर्फ उत्तराखंड तक है, मतलब अदर स्टेट उसके बारे में नहीं जान सकता। एक कलेक्टर भी है, उसकी पहचान अपने दायरे तक सीमित है। एक डीएम भी है, उसकी भी जो अपनी पहचान है अपने जिले तक है। लेकिन एक डब्ल्यूटीसी ने वो पहचान दिलाई है। आज मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। हो सकता है कि मुझे अपनी हिंदुस्तान में पहचान कराने के लिए बस लगभग कम से कम 5। जी जी जी, सर मेरी कैरी ऑन आवाज कैरी नहीं आ ऑन, रही है क्या? आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। तो हाँ, सर आ ये था कैरी ऑन। कि आज मैं जिस आ रही है लेवल मैडम, पे आ रही हूँ, है, हो बहुत अच्छी सकता आ रही है। जी 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 अभी जैसे जी डब्ल्यूटीसी आज हमें ये प्लेटफॉर्म नहीं देता, तो अपनी हिंदुस्तान में अपनी जो पहचान के लिए कम से कम 5 से 10 साल, क्योंकि 5 से 10 साल तक अपना वो लेवल चाहिए जहां हम अपनी पहचान पहुंचा सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जीरो से भी स्टार्ट होते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो डब्ल्यूटीसी जो कमेटी हमारी हर पर डे की वर्किंग देख रही है, तो डब्ल्यूटीसी के जितने भी फाउंडर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ हर एक महिला की पहचान एक हिंदुस्तान तक जा सकती है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जिस मतलब औरत को लगता है कि एक 4 दीवारों तक सीमित है, लेकिन नहीं, एक आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है, डब्ल्यूटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी 4 दीवारों की जो पहचान है उसको पूरे हिंदुस्तान में किस तरह, किस लेवल तक पहुंचा सकता है, वो हम लोगों पर डिपेंड करता है। तो सर मैंने जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज कराए, लोग ज्वाइन हुए, तो बहुत सारे चैलेंज आए। प्रोडक्ट की सुविधा ना होने के कारण मैंने बहुत सारे लोगों को बोला तो विश्वास नहीं किया। फिर मैंने सर पीयूसी के लिए बहुत सारी कोशिशें की। जैसे मैंने पीयूसी के लिए कोशिशें की, तो हमारे रिलेटिव में आते हैं देहरादून से, वो एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। उस टाइम सर मुझे ना तो पीयूसी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स पता था, और ना ही मेरे पास फाइनेंशियली इतनी सुविधा थी कि मैं खुद का अपना पीयूसी डाल दूं। क्योंकि संघर्ष की जहां तक बात बताऊं, तो मुझे नहीं लगता कि परमात्मा इतना संघर्ष किसी के साथ दिया, और भगवान करे किसी के साथ भी ना हो। तो जिस टाइम से मैंने पीयूसी खुलवाई, सॉरी, उस टाइम मेरे साथ इतना बड़ा विकल्प और इतना बड़ा संकट था कि मुझे आगे करना भी कुछ था, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी थी
कि बहुत मतलब विकट समय में मैंने यहाँ तक आने की बहुत सारी कोशिशें की। मेरे साथ हुआ क्या कि जैसे मैंने पीयूसी का फॉर्म अप्लाई करवाया था, 7 मार्च को यहाँ पे पीयूसी का उद्घाटन हुआ था और 26 फरवरी में मेरा बेटा बीमार पड़ गया था और ऐसा बीमार पड़ा कि ऊपर वाले भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन उस टाइम भी उस परमात्मा ने मेरे इस लेवल तक आने के लिए वो धैर्य बनाए रखा। ऐसा धैर्य बनाए रखा कि हो सकता है कि आज वो धैर्य ना बनाती तो इस लेवल तक भी नहीं जाती। बेटे के साथ भी बहुत बड़ा संकट हुआ, 9 महीने तक वो बेड पे रहा। यानी कि 26 फरवरी की रात मेरे जीवन में कभी ना भूलने वाली रात है और 29 अक्टूबर की रात भी, क्योंकि 26 फरवरी का जो दिन था वो मेरा बेटा सीधे जैसे बेड से अचानक से उठा और जैसे उसने जमीन पे पैर रखा तो एकदम से गिर गया। तो बहुत सारे चैलेंज, बहुत वैसे हालात आए, लेकिन परमात्मा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे पे ये हिम्मत बनाई रखी, जिसके लिए मुझे आज इस लेवल तक पहुंचाया। बेटा की ऐसी कंडीशन थी कि उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसको यहाँ तक हो गया था कि डॉक्टरों ने तक भी उसको मेरे को ऐसे बोल दिया था कि मैडम हमने जितनी कोशिशें करनी थी, हम सारी कोशिशें कर चुके हैं। वो ये है कि बस परमात्मा ही आपके साथ जितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। लास्ट बस वही था कि परमात्मा ही आपके साथ है। इतना जरूर है कि हम कोई भी काम कहीं पर भी कोई भी मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो उसमें परमात्मा हमारा साथ जरूर देता है। पीयूसी के साथ चैलेंजों के साथ साथ बेटे के चैलेंजों के साथ साथ भी मैंने हार नहीं मानी। लेकिन मुझे इसका जो मेन रीजन सर पता चला वो उसी टाइम चला जब मैं अपने बेटे के साथ ऐसी परिस्थितियों से निकल रही थी। उस टाइम मुझे एक एक रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन हुआ उस टाइम वो ये रहा था कि जैसे मेरे डाउन में जितने भी लोग ज्वाइन थे वो लोग अपने घर के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। उनके यूज करने पे मुझे कुछ पैसे आ रहे थे। तो जब उनके यूज करने पे ही मुझे पैसे आ रहे थे तो मुझे लगा कि सिर्फ यूज करने पे मुझे पैसे आ रहे हैं, तो यूज करने के अलावा अगर मैं इसमें कुछ अच्छा काम करूँ तो हो सकता है कि मेरे जीवन में भी वो सारी चीजें आए जो हमारे सीनियर्स जितने भी हैं उनके जीवन में हो रहा है तो मेरे जीवन में भी हो सकता है। उस टाइम मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो मैंने सीधे जैसे मेरा परमात्मा के सहयोग से बेटा सही हुआ तो मैंने बहुत सारा संघर्ष तो देखा ही है। संघर्ष ये देखा है कि पिछले कोरोना काल में 9 महीने तक मेरा बेटा बेड पे रहा। इस साल कोरोना काल में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। अभी उनकी एज 50 साल की थी, भाई सब छोटे हैं। तो एक मायके से और ससुराल से दोनों साइड से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जिम्मेदारियां कुछ भी नहीं होती अगर किसी भी इंसान के अंदर करने का हुनर है तो उसको जिम्मेदारियां वो एक साइड, क्योंकि उसका उसका गोल सेट है, उसका टारगेट सेट है, उसका लक्ष्य सेट है। उसको पता है कि ठीक है जिम्मेदारियां भी है लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ मुझे आगे जाना कहाँ पे है। तो आरसीएम ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे आज पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे अप्लायंस का साथ के मतलब इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। मेरे अपलाइन भी सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वर्क में अरविंद शर्मा जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, सत्यपाल सर भी हैं, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज यहाँ तक इस रोल तक पहुंचाने में जो अहम रोल है वो मेरे ग्रेट गुरुदेव मनोज बजाज जी का है और सुरेश मांगल जी का है। सबसे बड़ा रोल इन दो अपलाइन का है। जहाँ पे ऐसी अपलाइन है वहां पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो यहाँ तक ना पहुंच पाए। अपलाइन के साथ साथ मेरी डाउनलाइन भी बहुत अच्छी है। मार्च में मैंने स्टार पिन अचीव की थी। उस स्टार पिन में मेरे 2-3 लोगों ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया, जिसमें रीना सरियाल जी हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए एक रात में अपने घर से लाके मेरे लिए, मेरी पिन के लिए उन्होंने बिजनेस कटवाया था। तो मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे अपलाइन के साथ साथ मुझे डाउनलाइन भी अच्छी मिली है। मार्च में मैंने जैसे स्टार पिन अचीव की, धीरे धीरे फिर मेरा नेटवर्क बना। पीयूसी की जिम्मेदारियों के साथ साथ पीयूसी की भी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि सुबह घर का भी काम करना होता है, बेटे पति सभी को देखना होता है। उसके साथ मैं पीयूसी में जाती हूँ, सारे लोगों को भी कवर करती हूँ, सभी के बिल मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करना। उसके बाद रात के 11-11 बजे तक मैं घर आती हूँ। लेकिन मार्च से मैंने सर क्या किया, मार्च से मैंने ऐसे किया कि कम से कम 2 से 3 बजे तक मैं पीयूसी की जिम्मेदारियां देखती रही। 2 से 3 बजे के बाद मैंने फील्ड में काम करना स्टार्ट किया और काम करना स्टार्ट किया। मार्च में रजनी रावत जी हैं चंबा से, उनका जो मैंने उनको मैंने यही कहा था कि अगर आपको मुझ पे विश्वास है, जो पिन आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि मुझे बड़ी से बड़ी पिन लानी है तो आप मेरा साथ दो, आपको फील्ड में कहाँ भी सपोर्ट चाहिए मैं आपके साथ में चलूंगी। तो मार्च में उनकी जो पिन आई थी सर, वो आई थी स्टार्टर पिन, यानी कि 40,000 बिजनेस वॉल्यूम। वो इसलिए आया था, सिर्फ हम 13 दिन फील्ड में गए थे, 2 बजे के बाद हम फील्ड में गए थे, यानी कि 10-10 हजार का सामान हम स्कूटर से लेके दोनों गए थे। और ऐसी ऐसी जगहों पे गए थे सर कि वहां पे अगर कुछ भी हो सकता था। मेरे साथ रजनी रावत जी जब फील्ड में जाते थे, उन्होंने मेरे को कहा कि मैडम यहाँ से जो रास्ता है बहुत खराब है, आपको आगे नहीं जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम इस रास्ते से वापस भी आए। आपको पता है सर कि पहाड़ों में किस तरह से ट्रेवलिंग होती है, किस तरह से सड़कें होती हैं। लेकिन मैंने रजनी जी को कहा कि नहीं रजनी जी, यही हमारे ये चैलेंज है, यदि इस टाइम हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया तो हमारी बड़ी कामयाबी को रोकने से मतलब कोई भी हमारी कामयाबी को नहीं रोक सकता। तो जिस दिन रजनी जी ने ये कहा, जी आपकी आवाज आना बंद हो गया है। प्लीज कैरी ऑन, अपनी आवाज आप कैरी ऑन करें, अपना स्पीच जल्दी से कंप्लीट करें प्लीज। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ प्लीज प्लीज अपनी एक मिनट सर, आवाज आवाज आनी। अगर अपना कोई मैडम पहाड़ों में अपना, दिक्कत हो सर, अगर टाइम लगे जीतू भाई को बुला लो, फिर अगर टाइम लगे पहाड़ों में दिक्कत हाँ हो तो सर फिर हाँ नेटवर्क सर में हाँ दिक्कत। सर, बिल्कुल बुला रहे हैं सर, बुला रहे हैं सर, एक मिनट सर। हाँ जी सर वो आपका म्यूट, अनम्यूट। हाँ जी 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 हाँ अब हुआ सर। सर जी ऐसा जी कुछ जी भी नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि व्यक्ति अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कितने भी चैलेंज क्यों ना है। और आज की मैं सर बात कहूँ तो उत्तराखंड में जो नंबर 1 टीम रहेगी वो मेरी रहेगी। नेक्स्ट मंथ का जो टारगेट है, अभी मार्च में मेरी जो पिन आई है वो स्टार पिन आई है, और जुलाई में जो आई है वो स्टार गोल्ड आया है, और सितंबर का जो टारगेट है वो स्टार प्लेटिनम है। मतलब स्टार प्लेटिनम के साथ साथ जो सबसे बड़े बिजनेस वॉल्यूम वाले जो होंगे वो मेरी टीम से होंगे। इतना मुझे परमात्मा पे ग्रेट विश्वास है, अपनी टीम पे भी विश्वास है। और मेरी ग्रेट टीम भी नंबर 1 है, क्योंकि मेरी टीम वही करती है जो मैं उनको कहती हूँ। अगर मैंने ग्रेट किसी को कहा कि आपका इतना बड़ा टारगेट है, आपका 10,000 बीबी करना है, आपका 25,000 बीबी करना है, आपको 50,000 बीबी करना है, तो मेरी टीम उस परमात्मा ने इतनी सक्षम बनाई कि 10,000 बीबी, 25,000 बीबी, 50,000 यानी कि 70,000 बिजनेस वॉल्यूम भी मेरी टीम में करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम भी इस मंच तक आए, और वो आकर रहेगी, क्योंकि मेरे अपलाइन इतने ग्रेट हैं जिनका मुझे सहयोग मिलता रहता है। अरविंद शर्मा जी से लेके सत्यपाल सर से लेके सुरेश मांगल जी और गुरुदेव मनोज बजाज जी। बाकी सर मैं आज डब्ल्यूटीसी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। डब्ल्यूटीसी के फाउंडर श्री राधे श्याम सतुर जी, राहुल कामरे जी और अपने ग्रेट गुरुदेव मनोज बजाज जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस हिस्टोरी के लायक मुझे यहाँ पे बुलाया। तो आज मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपनी अपलाइन के साथ साथ अपनी डाउनलाइन का भी। जय आरसीएम। मेरा ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार आपने अपनी सक्सेस स्टोरी में ये बताया कि सुपर अगर सुपर मान लिया मिनिस्ट्री जाए। बहुत बढ़िया, शानदार था, सुपर। हाँ यश बजाज साहब, शानदार शानदार, बहुत सक्सेस स्टोरी शानदार इन्होंने अभी हम आज। क्या है, इधर उदयपुर में मीटिंग चल रही है, फिर भी मैंने पूरी मीटिंग मैम की सुनी, बहुत बढ़िया लगा, शानदार। ग्रेट ग्रेट बजाज साहब, थैंक यू सर, आपने भी आज पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत खुशी है कि आज आपने समय दिया, आज बिजी हैं फिर भी सर आज हमारे बीच आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। मैडम आपका भी धन्यवाद, नीरू मैडम जी आपका भी धन्यवाद, आज उदयपुर में है। थैंक यू सर, थैंक यू बजाज साहब। तो अभी जैसा कि आपने 2 सक्सेस स्टोरी आपने देखी, श्याम सोलंकी जी टीचर होते हुए भी आज उन्होंने पार्ट टाइम शुरू करके अपने आप को एक साबित किया। दूसरी आपने महिला शक्तिकरण को देखा कि एक महिला कुछ ठान ले, कितनी चैलेंज के बाद भी उन्होंने अपने आप को साबित किया, और अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का ओसीपी कैरियर क्रिएशन प्रोग्राम, जिस तरह से हम अपना कैरियर बनाते हैं, जिस तरह से हम इस बिजनेस में, हमने भी अपॉर्चुनिटी देखी थी, आज हम इस लेवल पे आगे, जितने भी साथी आप देख रहे हैं, जितने पिन अचीवर्स, उन्होंने कभी ना कभी इस तरह का कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम देखा था, आज वो सारे के सारे नंबर 1 पे हैं। तो दोस्तों अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त का हमको सबको बेसब्री से इंतजार था। आज उस लीडर को मैं आपके बीच में इन्वाइट करने वाला हूं जो कि बिजनेसमैन है,
केबल एंड वायर का, इलेक्ट्रिक वायर का बिजनेस करते हैं, बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और आज उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करके अपने आप को साबित किया, ऐसी एक ड्रीम पिन उन्होंने हासिल की है। आज हम आपके बीच में उनको बुलाने वाले हैं, एक अपनी सक्सेस स्टोरी प्लस ट्रेनिंग लेके वो आने वाले हैं। तो आपकी शानदार तालियों के बीच में, एक्साइटमेंट के बीच में मैं ग्रेट पर्सनालिटी को आपके बीच में बुलाने वाला हूं, जिनका नाम है जितेंद्र चौरसिया जी। वर्किंग कमेटी के लीडर भी हैं और आज उनको एक बधाई और देना चाहेंगे क्योंकि आज जितेंद्र जी के घर में एक नन्हा डायमंड आया, उनका एक बेटे का जन्म हुआ है सुबह 11 बजे। तो आज जितेंद्र सर के लिए डबल खुशियां हैं, एक तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को आज लेके आ रहे हैं और दूसरा उनके घर में आज बेटा आया है। तो सभी को मैं चाहूंगा कि सभी साथी जितेंद्र सर को एक बधाई दे सकते हैं, तालियों से स्वागत कर सकते हैं। तो जितेंद्र जी, आपका स्वागत है इस शानदार अपॉर्चुनिटी कैरियर प्रोग्राम में। आप आए और अपने अनुभव बताएं और आपने किस तरह से मुकाम को हासिल किया, आप किस तरह से लोगों के रोल मॉडल बन रहे हैं, अपनी टीम के रोल मॉडल बन रहे हैं। WTC के माध्यम से आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज कम ऑन द स्टेज जितेंद्र चौरसिया जी, आपकी शानदार तालियों के बीच में। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने इतना प्यार मुझे दिया। WTC के सारे सीनियर लीडर्स हमारे और मेरी पूरी टीम, WTC को मैं परिवार मानता हूँ अब यहाँ पर, क्योंकि वो समय खत्म, मैंने पहले भी कहा था कि हम बोलेंगे कि ये ग्रुप वो ग्रुप। अब हमारा एक ग्रुप है, इसका नाम है WTC ना, हमें ABC पता नहीं क्या होता है, हमारा एक ग्रुप है, एक परिवार है। जैसे हम RCM का परिवार मानते हैं, वैसे WTC उस परिवार का एक हिस्सा है और हम उसी के मेंबर हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से भी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बधाई दी। तो 2 गुड न्यूज आज हैं, बहुत बड़ी मेरे लिए। एक तो छोटा जीत घर में आया है और दूसरा कि आज पहली बार नेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो हर किसी का सपना है सर, है ना, इस इंडस्ट्री में आने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कभी मुझे माइक मिले, मैं भी स्टेज पे हूँ। जैसा दीदी ने आज टाइम लिया, 5 मिनट की बातें कही थी, पर हम 15-20 मिनट का समय एवरेज चला जाता है इसमें। यानी शुरुआत जब होती है, इंसान बोलना नहीं जानता तो डरता है ना, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। नए नए व्यक्ति कहानी कैसी होती है, वो स्टेज पर आता है, उसको कहते तो कुछ 5 मिनट बात करना है आपको, तो वो क्या करता है, सिर्फ नाम बताता है, काम बताता है, कब से कर रहा हूँ बताता, भाग जाता है ना, सर बस हो गया, इसके आगे नहीं पता। तो वो 5 मिनट टाइम दो, 2 मिनट भाग जाता है घर से ना, स्टेज पे से। लेकिन जब वो इंसान थोड़ा लीडर हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है, तब उसे कहा था सर 5 मिनट बोलना है, तो वो 15 मिनट तक चुप नहीं बैठता, हमें चुप कराना पड़ता है सर। तो यही इस बिजनेस की खासियत है कि पहले शुरुआत नहीं होती और जब शुरू हो जाता तो रोक नहीं पाते किसी को हम। तो आपने 2 लोगों की कहानी सुनी यहाँ पर। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि श्याम सोलंकी जो टीचर हैं, और अमिता मैम जो हमारे बीच आते उत्तराखंड से, जिन्होंने प्रूफ किया कि महिला होकर भी कुछ भी किया जा सकता है, तो उन दोनों की तालियां मैं खुद चाहूंगा बजा दूं उनके लिए मैं, क्योंकि बहुत ही ग्रेट वर्क किया। क्योंकि हम सभी में से बहुत से लोग उनको ही देख के मोटिवेट होने वाले, उनसे कुछ प्रेरणा लेने वाले, उनको देख के हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन जो बैकग्राउंड मेरा है बिजनेस का है, वायर्स एंड केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग में करता हूं और पूरे महाराष्ट्र बिजनेस है, होलसेल ट्रेडिंग काम मेरा करता हूं। 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेरी ऑफिस, एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भाई साहब संभालते हैं और उन्हीं की वजह से सब कुछ सेटअप हो पाया है अब तक। उनके 13 साल के एज से जॉब कर रहे थे, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो मैं बस थोड़ा समय लेके आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि मेरी बातें और अच्छे से तक पहुंचा। बिल्कुल समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं आपको कम समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताऊंगा। और जैसा कि मैंने इंडिकेट किया था सभी को कि रुमाल अगर आपके पास ना हो तो लेकर बैठिएगा ना, कि बाद में आप ये ना बोले कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि रुमाल भी लेके बैठना है। क्योंकि डायरी पेन तो लेके बैठेंगे आप, लेकिन साथ में रुमाल भी लेके बैठिए, अंत में काम आएगा आपके वो। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत आज के इस OCP प्रोग्राम में। मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, मुंबई महाराष्ट्र से। इस बिजनेस में जो मेरा लेवल अभी है फाउंडर स्टाफ पल का है। पिछले लगातार 7 सालों से इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को संभालते हुए। और सबसे पहला शब्द जो मैं आपसे कहना चाहूंगा ना, जो लोग यहाँ पे 300 से ऊपर लोग यहाँ बैठे मेरे सामने, कि पागलों की महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना। नए साथी जो सुन रहे हैं मेरी बात, तो समझ रहे हैं कि ये कौन सी महफिल है। हमें तो कुछ बिजनेस मीटिंग करके बुलाया गया था, लेकिन सर तो कह रहे कि पागलों की महफिल। तो मैं आगे समझाऊं ये महफिल पागलों की क्यों है ना, क्योंकि अभी समझ में नहीं आई, पर मीटिंग खत्म होने से पहले आपको समझ आ जाएगा कि ये महफिल पागलों की क्यों है। तो इस महफिल में आपका स्वागत है। और मुद्दे की जो बात है कि हम उन पागलों की बात नहीं कर रहे हैं जिसको जमाना पागल कहता ना, लेकिन हम उनकी जरूर बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस पर इतिहास गर्व किया करता है ना। ऐसे पागल आज हमारे बीच में मौजूद हैं,
है ना, जिसमें से एक नंबर मेरा भी लगा आज, है ना। सीनियर्स तो हैं हमारे, टीम वाले भी हैं, साथ में हम भी हैं, तो इसी पागलों की लिस्ट में से मुझे चुना गया और आज आपके भीतर आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो पागलपन क्या है वो सारी बातें हम आगे करेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सभी सीनियर्स लीडर्स, मेरी अप्लायंस, मेरी टीम, मेरा परिवार, जिनकी वजह से बिजनेस में आया। तो MS मौर्य जी और जो देवी प्रसाद जी आज हमारे बीच नहीं किसी कारण की वजह से, है ना, उनकी वजह से मैं आरसीएम बिजनेस में आया, अदरवाइज मेरा चांस थोड़ा लेट होता और कम बैक होने का। साथ में मनोज जी का सपोर्ट मुझे मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, राहुल कामले और सरिता दीदी का ना, मैक्सिमम सपोर्ट जिनसे रहा मुझे अब तक के करियर में, और राहुल जी का सबसे ज्यादा रोल रहा यहाँ पर। और हेल्पलाइन के रूप में रूपराम सर, राधे जी, मनोज बजाज सर, जय नारायण सर, महावीर सर, राजा राम जी, इन सभी का सहयोग मुझे मिला और उनके मोटिवेशन से मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी फैमिली की फोटो लगा रखी है आज मैंने, क्योंकि उनके बिना मैं शायद यहाँ पर नहीं होता। तो एक मेरा पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं, मेरी फैमिली है। और नीचे जो फोटो है हमारी माता जी है, मैं सबसे पहले उन्हीं को याद करूंगा आज की। एक सपना उनका था ना कि बेटा कुछ बन जाए ना, और वो सपना पूरा करने में आज भी काम कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नवंबर 2019 में वो हमारे बीच चली गई, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो फिर भी जहां भी वो है, मेरी आंखों से मैं कहता हूँ, माँ भले बीच में नहीं है पर मेरी आंखें उसी की है, मेरी धड़कन उसी की है, मेरी सांसें चलते उसी की है। तो माँ जिंदा है मेरे अंदर ना, मेरी आंखों से वो देख रही है, मेरी सांसों के जरिए वो सांस ले रही है, और जब तक हम हैं तब तक वो रहेगी, मेरे बाद और ट्रांसफर हो जाएगा उसका। तो माँ कभी खत्म नहीं होगी, माँ हमेशा जिंदा रहती, माँ अमर है ना। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर और माँ दोनों सामने हो तो आप बड़ा किसे कहेंगे, तो कहते हैं माँ को ही बड़ा कहेंगे हम ना। क्योंकि भगवान को जब जन्म लेना पड़ा दुनिया के अंदर, उसे अवतार लेना पड़ा, उससे जरूरत पड़ी माँ की ना, उसके कोख से पैदा होकर भगवान सामने आए हमारे, वो डायरेक्ट अवतार लेके नहीं आए हमारे सामने। तो भगवान से कौन बड़ा, भगवान से माँ बड़ी है सर ना। तो आप भी अपने माता पिता को याद करें मेरे जरिए, और उनके बाद इस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेरे फैमिली की फोटो में दिखा दूं, आज मेरा बैकग्राउंड ठीक ठाक है, पर मैं अगर पीछे जाऊं थोड़ा सा, तो इस फोटोग्राफ में मैं दिख रहा हूँ। फर्स्ट फोटो में मम्मी है, साथ में हम दो भाई, नाम धर्मेंद्र, दूसरे का जितेंद्र, सामने बैठा है। और मैं कहता हूँ पैदाइशी हीरो हूँ मैं ना, हम दोनों भाई पैदाइशी हीरो हैं। और काम से तो बड़े भाई ने प्रूफ कर दिया ना, उनकी वजह से हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से कुछ काम हो ना, कि उन्होंने कर दिया ना, उन्होंने एक जॉब से स्टार्ट किया था और आज 21-22 साल के मेहनत के बाद एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, पूरे महाराष्ट्र बिजनेस खड़ा कर दिया। मैं तो केवल सपोर्ट कर रहा हूँ उन्हें। सेकंड फोटो मेरे पिताजी की, जिन्होंने पान की दुकान से मुझे चौरसिया, समझ सकते ब्रांड ना, खाई के पान बनारस वाला, तो ये हमारे नाम से गाना बना, पूरे जो वर्ल्ड फेमस हुआ, है ना। तो मेरे पिताजी जिस पान की दुकान से हमें पाल पोस के बड़ा किया गया, और पिता और माँ ने बचपन से एक बात सिखा दी हमें कि बेटा ये दुकान में चला रहा हूँ, वो मजबूरी में चला, कुछ रास्ता मेरे पास है नहीं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ, पर तुम कभी इस दुकान पे नहीं आओगे, है ना। ये कमांड बचपन में दे दिया गया था मुझे, और मौका नहीं दिया कि दुकान बैठूं मैं। इसी वजह से मैं और मेरे बड़े भाई उस लाइन में नहीं गए ना, इसी वजह जॉब चूज किया, भाई को जॉब पे लगाया गया माँ की वजह से, कि बच्चा बिगड़ ना जाए इसलिए। और मुझे तो छोटा बोल के लाडला प्यारा है, इसको छोड़ दिया गया, फ्री, कहते बचपन से फ्री रखा गया मुझे, इसलिए थोड़ा नालायक हो गया ना मैं। आज बताऊंगा नालायक क्यों हो गया मैं, इसी वजह से नालायक हुआ कि बचपन से फ्री रखा गया मुझे। और थर्ड फोटो मेरे चाचा जी एक है, इनको बहुत मानता हूँ मैं, क्योंकि हर घर में एक डॉन होता है ना, बच्चा डरता किससे, किसी एक से ना। बहुत सारे घरों में कोई इंसान, कोई बच्चा माँ से डरता है, कोई बाप से डरता है, कोई किसी और से डरता है। तो हमारी फैमिली में भी हम सबसे डरते थे मेरे चाचा से, जो अंकल है मेरे, उन्हीं के डर से हम लोग ने थोड़ा गलत संगत में नहीं गए हम लोग, या गलत चीजें हमने नहीं की बचपन में। और लास्ट फोटो जो चौथी फोटो है, मैं उसमें दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं जिस घर में पैदा होकर बड़ा हुआ मुंबई के अंदर, उस घर की साइज थी 3x9 स्क्वायर फुट, है ना, मतलब 9 फीट लंबी, उसकी चौड़ाई थी सिर्फ 3 फीट, मतलब 2 व्यक्ति सो जाए उसमें तो घर खत्म हो जाता था सर, है ना। पीछे जो आप लुंगी लटका हुई देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड के पीछे, है ना, वो लुंगी बैकग्राउंड बनाया गया। आज तो डिजिटल जमाना हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन तब ऐसा जमाना नहीं था ना, डिजिटली कुछ फोटो खींचा जाए और बैकग्राउंड चेंज किया जाए। तो हमने लाइव फोटो खींचा है सर, पीछे किचन है मेरा वो। तो मेरे घर में इस कोने पे किचन और इस कोने पे टीवी, और बीच में 2 लोग सो जाएं तो घर खत्म। उस घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, प्लस एक महालिया ऊपर थी, जिसको हम मुंबई के बाद महालिया ही बोलते हैं बचपन से। तो माँ बाप नीचे सोते थे और हम 2 भाई ऊपर। और जब बड़े हो गए तो हमें घर के बाहर सोना पड़ा, वैसे जगह छोटी पड़ती थी ऊपर की। तो इतने छोटे घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 18 साल की लाइफ हमने निकाली उस घर के अंदर। पर जब भाई की शादी हुई तो अब घर छोटा तो कैसे सेटल होगा, तब जाके मुझे भाईंदर शिफ्ट होना पड़ा मेरे पूरे परिवार को। तो हमने मुंबई का घर बेचा और कुछ पैसे जहाँ भाई जॉब करता था वहां से क्रेडिट लेके, उधार लेके, उनके सपोर्ट के जरिए भाईंदर में हमने घर लिया।
सन 2007 में मैं शिफ्ट हुआ भाईंदर के अंदर सर, और तब से लेके आज तक मैं यहाँ हूँ। और गुड न्यूज़ एक ये है कि बहुत जल्द मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, शायद कल ही शिफ्ट हो जाऊँ मैं। तो अगर मैं अपने करियर की बात करूँ सर, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो जॉब का ना, सपना बहुत बड़ा था लेकिन जॉब करना नहीं चाहता था, पर मजबूरी ने उस दिन दिखाया। आरसीएम के सीनियर लीडर जानते हैं इस बारे में कि एक दिन बीच में ऐसा है 2011 का कि सब डिस्टर्ब हुआ और हम भी डिस्टर्ब हुए, सब कुछ जीरो हो गया, इंतजार करते करते थक गए लोग कि कब होगा कब होगा, सेटअप नहीं हो पा रहा था। तो मजबूरी बस घर में से कान में आवाज आई कि बेटा अब कुछ तो करो ना कोई काम करना पड़े, घर चलाना है। तो मैंने मजबूरी में 1.5 महीने की मेहनत के बाद जॉब ढूंढा, और जॉब जो पहले मुझे मिली वो थी सिम कार्ड बेचने की ना, मतलब कोई मुझे रखने तैयार नहीं था। अंत में फाइनली मुझे सिम कार्ड बेचने के काम पे रखा गया, वो भी बिलिंग डिपार्टमेंट में ना, जो इतना आसान नहीं होता सेल करना। फिर भी मैंने किया उसे, और मेरी सैलरी जो फर्स्ट मुझे मिली वो थी 10,200 रुपये पर मंथ। मेरी पढ़ाई लिखाई 14.5 क्लास है, 14.5 इसलिए कहता हूँ क्योंकि टीवाई बीकॉम आधा ही किया था, आधे में छोड़ दिया था। और रीजन था वाइवा एग्जाम ना। वाइवा एग्जाम का मतलब ये होता है कि आपको स्टेज पर आना होगा, 5 मिनट का कोई आंसर सुनाना होगा, फिर बैठ जाना होगा, बस छोटा सा काम है ना। आज मैं यहाँ घंटों बातें करने वाला हूँ, पर आज जब मैं कॉलेज में था टीवाई बीकॉम में, तो मेरे अंदर 5 मिनट बात करने की कैपेसिटी नहीं थी, यानी इतना डर था अंदर कि पूछिए मत। तो उस डर ने मुझे कॉलेज छुड़वा दिया ना। मैंने कहा वाइवा एग्जाम मेरे से होगा नहीं, और मैं देने वाला नहीं हूँ ना, कि मैंने इंक्वायरी की वाइवा के बिना क्या होल टिकट मिलेगा, तो बोलते नहीं मिलेगा। मैं छोड़ दिया कॉलेज में, चलेगा जब होल टिकट ही नहीं मिलना तो बड़े करूँगा क्या मैं। तो मैंने आधे साल में कॉलेज छोड़ा अपना, और ये करियर मेरा स्टार्ट हुआ जॉब से। अगर मैं उसके बाद आगे बात, कुछ फोटोग्राफ्स मेरी जो फेसबुक पे अवेलेबल है ना, आपके बिलीव के लिए दिखा रहा हूँ खाली मैं, कि मैं वही हूँ। सन 2012 में मैं सिम कार्ड बेच रहा था मुंबई गलियों में, और मेरी डेट और मेरी सिग्नेचर नीचे दिख रही है आपको, 15/12/2012, और लेफ्ट साइड मेरे सिग्नेचर भी है ना उसके ऊपर। और मेरी जो एक जो फॉर्म पीछे दिख रहा है, उसमें एक फॉर्म मम्मी के नाम का भी है ना, तो मेरी मम्मी की फोटो आपको नजर आ रही है वहाँ पे, और नाम सुदामा देवी बालकृष्ण चौरस से उस पर लिखा हुआ है। तो मैंने सिम कार्ड बेचा मुंबई में, सिर्फ जब वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैं 6 महीने में जॉब रिजाइन किया मैंने। कहा प्रमोशन होगा नहीं होगा तो मैं नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और करना ना, मुझे अच्छा करना, मैं यहाँ टिक नहीं सकता। तो मैंने एक दुकान की प्लानिंग की। तो एक छोटी सी दुकान अंकल जी की मिली मुझे कि दो पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, और ड्राइंग मैंने खुद बनाया, इसका नाम रखा 7 स्टार कम्युनिकेशन। इसमें जेरोक्स की मशीन डाली गई, और मैं एयरफोन बेचता था, मोबाइल रिपेयरिंग करता था, क्योंकि कोर्स किया था मोबाइल का तो पता था मुझे। तो रिपेयरिंग किया, जेरोक्स मशीन चलाई, पर 8 महीने के बाद दुकान इसको बंद करना पड़ा, इतना प्रॉफिट निकल नहीं पा रहा था। इसी बीच में भाई साहब ने कान में कमेंट किया मुझे ना, कि क्योंकि वो मार्केटिंग कर ही रहे थे ऑलरेडी वायर्स एंड केबल्स की, और अच्छे पैसे कमा ही रहे थे वहां से वो। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा जो शक्ल है सर बचपन से, आप भी मुझे जानते हो और कमेंट करते हो सर, जीतू भाई मतलब जीतू मतलब हंसता मुस्कुराता चेहरा ना, हमेशा ऑलवेज स्माइल। तो जब तक मैं इस दुकान में नहीं गया था तब तक मैं स्माइलिंग फेस में ही था सर। लेकिन जिस दिन दुकान में एंट्री मेरी हुई, शटर ओपन करना सुबह सुबह 6-7 बजे जाके, और रात 11-11 बजे तक मेरी दुकान में रहना, और फिर घर आके खाना पीना खाना सो जाना, ये लाइफ जब मेरी हुई, तो मेरी जो मुस्कान स्माइलिंग थी वो पूरी डाउन होकर रिवर्स होकर सैड वाली हो गई। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिताजी और भाई ने मुझे बहुत प्यार से पाला है बचपन से, तो उन्हें ये देखा नहीं गया भाई को, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब पूरा मोरल डाउन हो गया है, ये बहुत अपसेट रहता है आजकल ना, कुछ मतलब बात नहीं करता, हंसता नहीं है, मस्ती नहीं करता है, वरना कॉमेडी बहुत करता हूँ मैं अपने घर के अंदर। तो उन्होंने मेरे कान में कमेंट किया कि जीतू अगर एक प्लानिंग करूँ मैं, अपन फैक्ट्री डाले, फिलहाल जो मार्केटिंग में करता हूँ, जॉब वर्क काम चलता है अपना, जॉब किसी को देते हैं वो बना के देता है, हम बेचते हैं, तो क्यों ना हम खुद बनाए खुद बेचे, तो क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, और तेरा काम तू भी मतलब सेटल हो जाएगा मस्त एकदम। मैंने कहा, मैंने तो मौका चाहिए था मुझे, मैंने तुरंत यस बोला ना। मुझे पता नहीं कि मशीन क्या होती है, वायर कैसे बनता है, कैसे निकलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। फिर भी मौका था तो छोड़ा नहीं मैंने, उसने यस तुरंत कहा। और जैसा कि जानते हैं ना, मुंबई में बिजनेस करना, चाहे कोई छोटा मोटा भी बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, पैसे लगते हैं उसमें। जब फैक्ट्री की ओपनिंग की प्लानिंग हुई तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा उसमें, तो भाई ने कर्जा लिया, लोन लिया, यहाँ वहां से कुछ लोगों पैसे उधार लिए, और तब जब फैक्ट्री का ओपनिंग हुआ, जिसका नाम सृष्टि केबल्स रखा गया सर। अप्रैल 2014 में इस फैक्ट्री की ओपनिंग हुई, और इसी वक्त में देवी जी और मनोज मौर्य उनके पिताजी की फोर्स की वजह से मैंने आरसीएम बिजनेस को भी स्टार्ट करने का प्लान किया सन 2014 में ना। ये मेरी फैक्ट्री की फोटोग्राफ कुछ मैं दिखा रहा हूँ केवल आपको शॉर्ट में। तो इस फैक्ट्री की ओपनिंग हुई 14 में, और फिर मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया, आरसीएम को पार्ट टाइम करने प्लान किया। लेकिन फैमिली में थोड़ा अगेंस्ट थी उस वक्त, फुल्ली अगेंस्ट ना, थोड़ा नहीं फुल्ली अगेंस्ट। स्पेशली भाई साहब मेरे मना कर रहे थे मुझे कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, सब कुछ किया है, तो ध्यान यहाँ पर दीजिए ना, आप वहां ध्यान दें क्या मिलने वाला है। वही बात शुरुआत में जब आरसीएम ज्वाइन करता है इंसान, जैसे मेरी पहली इनकम जो है आरसीएम बिजनेस की, वो 388 रुपीज है सर ना, इस आरसीएम बिजनेस 388 रुपए। और हाईएस्ट इनकम की बात करूँ, कोई मोटिवेट हो सके तो 1 लाख 1 रुपए की इनकम मैंने ली है पिछले मार्च में।
और एवरेज इनकम 65,000 से ऊपर है। तो कहते हैं शुरुआत में 65,000 नहीं आएगा सर ना, शुरुआत में 500, 600, 1000, 2000, 5000 ही आता है स्टार्टिंग लेवल में। और इसी वजह से भाई मुझे मना करता था कि मतलब अपना टाइम खराब मत कर, इसमें मत जाना, इतना बिजनेस इसको बड़ा कर, यहाँ बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरा मन दिल नहीं मानता गया और मैं आरसीएम के दीवानगी में लगा रहा और मैं साइड में झगड़े करता रहा। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम, लगभग 7 साल से ज्यादा आरसीएम बिजनेस को करते हुए हो गया मुझे, और 7 साल से फैक्ट्री चलाते हुए भी हो गया। मैं दोनों के ओपनिंग डेट सेम है ना, 7 तारीख को आरसीएम बिजनेस की स्टार्टअप है मेरी, और 8 अप्रैल को फैक्ट्री की स्टार्टअप है। आज जिस घर में मैं कल शिफ्ट होने वाला हूँ, वैसे काम चल रहा थोड़ा बहुत बाकी अभी भी है, लेकिन डेट के हिसाब से कल शिफ्टिंग है मेरी। वो इस तरह की सोसाइटी है सर ना, समृद्धि सोसाइटी का नाम है, भाईंदर ईस्ट में ही पड़ता है। अब मैं वेस्ट में प्रेजेंट में रहता हूँ, पर अब मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। 4 विंग का अगर थोड़ा सा मैं कुछ फोटो स्लाइड दिखा दूं आपको, तो ये मेरा घर सर। ये जो पीछे आपने थोड़ा ऊपर लोगो देखा आरसीएम का, वो मेरे कमरे का सीन है। ये 3D डिपार्टमेंट है, पर ओरिजिनल फोटो बहुत जल्द आपको देंगे सभी जगहों पर। तो इस घर में सर मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, और जिस गाड़ी को मैं मेंटेन करता हूँ, मेरी फैमिली मेंटेन करती है, वो है स्विफ्ट डिजायर। और जिस बाइक से मैं खुद ट्रैवल करता हूँ पूरे मुंबई के अंदर, वो है अवेंजर 220, है ना। यानी इतनी लाइफस्टाइल ऑलरेडी मेरे पास है, जो किसी डायरेक्ट का सपना होता है सर ना। ये बात मैंने पहले बता दिया आपको कि आरसीएम बिजनेस स्टार्ट अप्रैल में हुआ। तो जो फोटो दिखाया मैंने, जो घर दिखाया मैंने आपको, मेरा सिर्फ एक मकसद है सर, कि लोग जब ज्वाइन करते हैं आरसीएम बिजनेस तो क्या लिखते हैं पेपर पे, ड्रीम, कि मुझे पैसे अच्छे कमाने हैं ना, अच्छे 1 लाख इनकम चाहिए पर मंथ, मुझे अच्छी बाइक लेनी है, मुझे अच्छी कार लेनी है, मुझे अच्छा घर लेना है। तो सर मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ, उम्र मेरे 33 साल होने वाली है। आज 28 या 3 दिन बाद 31 तारीख होगी, क्लोजिंग होगी हमारी, और क्लोजिंग के दिन में हो जाऊंगा 33 का, क्योंकि उस दिन जन्मदिन है मेरा ना। तो बैक टू बैक लगातार बर्थडे होंगे मेरे घर में, एक आज हो गया, 1-2 दिन बाद होगा मेरा होगा। तो मैं कहता हूँ 33 ईयर्स की एज में मेरी पूरी फैमिली है, 2 भाइयों की फैमिली साथ में रहती है, पर परिवार साथ में रहता है, और अच्छा घर, अच्छी बाइक, अच्छी कार, सब सेट है। उसके बावजूद मैं आरसीएम करता हूँ, जिसकी वजह से पूरा समाज मुझे पागल कहता है ना, कि इसका दिमाग खराब हो गया ना, इसको समझ नहीं आ रहा, खुद का बिजनेस बढ़ाने के बजाय ये पता नहीं किस कंपनी में लगा हुआ है, ऐसे लोग कमेंट है। और एक रिकॉर्ड ये है मेरा कि 7 साल से मैं आरसीएम बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, और पूरी इंडिया में बिजनेस फैलाया मैंने। लेकिन भाईंदर वेस्ट जहाँ मैं खुद रहता हूँ, वहां अब तक एक एक्टिव आदमी मेरे पास नहीं है ना। सोच के देखिए आप, जिसका बिजनेस 20 लाख से ज्यादा का हो पर मंथ का, है ना, और उसके खुद के घर के बगल में एक आदमी ज्वाइन नहीं है आरसीएम में। रीजन क्या होगा? कि जो दोस्त परिवार आसपास रहता है, वो यही कहता है कि ये तो पागल हो गया, समझ में कुछ आता नहीं इसको ना। तो मैंने भी उनसे बातें करना छोड़ दिया है, और मतलब हाय हेलो चलती है, लेकिन मैं फोर्स किसी को नहीं करता कि आप करिए मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करिए, मैं नहीं कहता आप, है ना। तो ये मेरी स्टोरी शॉर्ट में रही आपके सामने सर। तो मैं कहता हूँ अगर मुझ जैसे लोग कर रहे हैं, सुरेश मांगल सर की कहानी में सुनता हूँ तो समझ में आता है ना, इतना क्वालिफाइड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान है ना, अच्छा बैकग्राउंड ठीक ठाक, मजबूरी ने उनसे सब कुछ करवाया, जॉब करवाया, बहुत कुछ करवाया उनसे, और आज इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है ना। मनोज बजाज जी हमारे बीच में, राहुल जी हमारे बीच में, बहुत सारी कहानियां। तो आप किसी ना किसी को देख कर मोटिवेट हो जाइए और काम स्टार्ट करिए सर ना, रुकिए मत। तो आखिर लोग पागल करें, हमें भी कहते हैं, इसकी चिंता आप मत करिए, लोग आपको भी कहेंगे। कुछ फोटोज में दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको समझ आएगा, ये लोग भी वही है जिनको पागल कहा गया आज से पहले ना। ये अब्राहम जी हैं जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार फर्स्ट टाइम किया, है ना। और जॉन कैनेडी जो हमारे बीच, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वो यंत्र बनाया जिससे लोग चांद पर जाए ना, उन्होंने सपना पूरा करवाया। अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करूँ, बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया, ये उस व्यक्ति का नाम है। राइट ब्रदर्स की बात मैं करूँ तो इन्होंने प्लेन का आविष्कार किया। और ये है हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने एक लाठी के दम से हिंदुस्तान को आजाद किया ना। तो ये कौन है जिनको शुरू में पागल कहा गया सर ना? जब थॉमस एडिसन ने बोला होगा मुझे दूसरा सूरज बनाना है, तो लोगों ने क्या कहा होगा सर? क्या दिमाग खिसक गया इसका ना, पागल हो गया बेचारा, छोड़ो इसको। जब महात्मा गांधी लाठी लेके बोला कि हम बिना किसी अहिंसा किए, बिना बंदूक उठाए, बिना झगड़ा किए हम इस देश को आजाद कराएंगे, तब लोगों ने क्या कहा होगा? इन्हें पागल ही कहा सर, मैं कहता हूँ, है ना। ऐसे हर किसी की कहानी है, और अगर हम इन लोगों को याद करते हैं आज, है ना, तो ये लोग इतिहास में दर्ज हो गए सर। तो जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना, आज इस पागलों की महफिल में वो पागल नहीं, दिमाग से पागल है, यहाँ वो पागल, इस पे इतिहास गर्व करने वाला है, और उसमें अगला नंबर आपका हो सकता है सर। आरसीएम क्यों करना चाहिए हमें? अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूं, तो मनी फ्रीडम के लिए करना चाहिए हमें, टाइम फ्रीडम के लिए करना चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए, और सेटिस्फाइड लाइफस्टाइल के लिए ना। जहां पर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक पैसा ठीक ठाक मेरे परिवार में है, टाइम की फ्रीडम है, बॉस हूं मैं, तो मुझे जब छुट्टी चाहिए तो ले सकता हूँ मैं, इतना कंडीशन नहीं कि हमें तुमको डेली जॉब पे आना पड़ेगा।
कभी काम पड़ गया मुझे तो मैं फ्री टाइम में निकल सकता हूँ वहां से, मैं जॉब में बना हुआ नहीं हूँ। और फैमिली सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है सर एक्चुअली ना, मेरा बिजनेस जब तक चल रहा है, इनकम अच्छी चल रही है, जिस दिन बिजनेस कुछ चैलेंज आएगा तो फैमिली सिक्योरिटी तो मेरे पास भी नहीं है। तो फैमिली सिक्योरिटी मेरा मेन मेजर पॉइंट है। और सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाइड लाइफ स्टाइल ना। आज कितना भी पैसा लोग कमा रहे लेकिन उनका माइंड में सेटअप कितना डिस्टर्ब है, लोग टेंशन इतना भरा पड़ा है दिमाग में कि पूछिए मत आप। इंसान जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, इस सर पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और वो इंसान टेंशन की लाइफ जीता है सर ना। क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग सुसाइड कर, रीजन क्या है सर? सोचने पैसा बहुत है उनके पास तो सुसाइड क्यों हो रहा है? मैं कहता हूँ रीजन ये सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ से, चाहे रीजन जो भी हो, है ना। और आपको पता भी नहीं उसके बारे में। तो इन 4 चीजों के लिए हमें आरसीएम करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं कि जो राहुल सर के माध्यम से जो मैंने सीखा इस इंडस्ट्री में आने के बाद, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई जीतू भाई, कामयाब होना है तो बहानों से दूर रहिए और काम पे ध्यान दीजिए ना। अगर आपके पास एक्सक्यूजेज है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में 2 ही पार्ट है, या तो आपके पास बहाने होंगे या तो कामयाबी होगी। चॉइस आपकी है ना, चुन लीजिए आप। आज मीटिंग में बहुत से लोग इन्वाइट किया गया पर बहुत से लोग गायब हैं आज, उनके कोई ना कोई बहाना है। मैं कहता हूँ सर ना, नहीं आने का बहाना मेरे पास भी आज था सर ना, बस घर में खुशी का दिन है, वाइफ हॉस्पिटल में है ना, मुझे वहां होना चाहिए इस वक्त, पर मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ सर ना, उसे छोड़ के। मतलब जो वक्त मेरे बच्चे के साथ बीतना चाहिए था इस वक्त, वो कहाँ बीत रहा है? इस मीटिंग हॉल में। क्योंकि मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं है सर ना, मैं बहाना नहीं बनाता। जो समय बचता मेरी लाइफ के हिसाब से, मेरी जॉब, मेरे बिजनेस के बाद, जो पर्सनल काम मेरे, उसके बाद जो भी समय बचे, 1 मिनट भी बचता तो मैं लगा देता हूँ आरसीएम में। और ये जनवरी 2021 जब शुरुआत हुई, नए साल की शुरुआत, तो मेरे साथ एक हादसा हुआ 2 जनवरी को। मेरा हाथ मेरे ही ऑफिस के अंदर मशीन के अंदर चला गया मेरा, और जब चला गया तो वो हाथ डैमेज हुआ। मेरी हड्डियां क्रैक हैं एक्चुअली, साथ राइट हैंड की जो 2 हड्डियां मेरी क्रैक एक्चुअली हैं, जो आज भी ठीक नहीं है। तो ये हादसा हुआ तो लोगों ने कहा सर मीटिंग कैंसिल करिए, है ना, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास 4 हफ्ते केवल होते, 4 संडे होते काम करने के लिए महीने में। बाकी दिन में थोड़ा बिजी होता हूँ, तो मैं ऑफिस में रहता हूँ अपने, तो बाकी दिन टाइम मेरे पास नहीं होता, और संडे संडे में काम करता हूँ। और इसी महीने की मैंने एडवांस डेट रखी थी यूपी टूर के लिए भी ना, एडवांस में 3-4 महीने पहले। तो वहां से भी कॉल आया, सर आप मत आइए, हम देख ले, कोई दिक्कत नहीं ना, आपका हाथ ही राइट हैंड खराब है, आप लिख तो पाओगे नहीं, तो प्लान कैसे दिखाओगे, समझाओगे कैसे, आप मत आइए। मैंने कहा सर आप चिंता मत करिए, मैं टूटा हाथ लेके किसी बैठूं किसी सामने तो भी प्लान आंसर ज्वाइन करेगा सामने वाला ना, तो ये फायदा आपको होने वाला, तो चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ ना, आप चिंता मत करिए मेरी। तो मैं गया, कुछ फोटो सिर्फ जनवरी की दिखा रहा हूँ सर। मैं पहली बार लाइफ में 7 साल करियर में मैंने टी शर्ट और जींस का सहारा लिया। अदरवाइज मैं कभी भी विदाउट टाई, विदाउट शर्ट पैंट में कहीं प्लान करने नहीं गया आज तक लाइफ में। बट ये सारे फोटोज, मैं बाइक चलाने में असमर्थ रहा तो मैं टैक्सी से गया भिवंडी, जब भी गया भिवंडी कुछ मीटिंग्स अगर आप देखें, इसी टूटे हाथ के साथ मैंने डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग की, है ना, इसी टूटे हुए हाथ के साथ मैं फ्लाइट में गया अपना एक हाथ से बैग पकड़कर। वहां पे जो फील्ड वर्क आप देखेंगे मेरा ये है ना, एक कार बुक की मैंने 5 दिन के लिए, और 5 दिन तक लगातार मैं इस कार में था अपने एक फ्रेंड के जरिए। हमने फील्ड वर्क किया, वहाँ के पिकअप सेंटर कुछ फोटोग्राफ, जिस टीम के साथ मैंने काम किया। और मेरे हाथ को आप ध्यान से देखिएगा सर ना, ये हाथ सही सलामत नहीं सर ना। बहुत इजी बहाना था ना, फोटो भेज के बोल देना कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। पर सर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मैंने बहाने नहीं बनाए। मुंबई कम बैक किया दोबारा मैंने, ये कांदीवली वंडरफुल मीटिंग की मैंने, उसकी फोटोग्राफ्स है, ये मेरे ऑफिस की फोटोग्राफ है। समय नहीं था, लोग तो मुझसे लोग मिलने आया करते थे, तो वहाँ लोग आज भी आते हैं ऑफिस में मिलने, तो वहाँ पे मीटिंग मैंने की टी शर्ट के अंदर। तो ये था बहाना, और एक था सक्सेस पाना। चॉइस किसके में, तो आपके ना, या तो सक्सेस के प्लान करिए, अदरवाइज बहाने की लिस्ट लंबी है। इसलिए मैं कहता हूँ आज ये जो पागलपन है मेरा और मेरे सभी सीनियर्स का भी ना, क्योंकि एक से एक दीवाने में देखता हूँ अपने सामने मेरे सीनियर की लिस्ट में ना, तो ये आज पागलपन जो हम और आप कर रहे हैं मिलके, वो किसके लिए है सर? हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए ना। गांधी जी ने हमको राजनीतिक आजादी दिला दी, मुक्ति दिला दी अंग्रेजों से, लेकिन अब हमारा जो मेन मिशन है वह है आर्थिक आजादी ना, कि हिंदुस्तान का आम इंसान पैसों के मामले में थोड़ा आगे हो जाए और उसे रोना ना पड़े ना कि पैसा नहीं है या जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम जिस मिशन में लगे हुए उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। हिंदुस्तान को फिर से सोने चिड़िया बनाना है, और हम ऐसा कर सकते हैं अगर सिर्फ एक डिसीजन हम ले आरसीएम करने का। रीजन क्या है? 45% पैसा चंद लोगों में बढ़ता है और चंद लोग अमीर हो रहे हैं केवल। अगर वही पैसा आम इंसान डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, यहाँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये पागल उसी के लिए है। आज कैलकुलेशन की बात है, मैंने को समय में ऐसे भी कम है, तो लर्निंग ही अर्निंग है। महावीर सारंग जी हर बात सिखाते हैं हमें कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। व्हेन यू लर्न मोर देन यू अर्न मोर, ये महावीर सारंग जी के शब्द हैं। और कितनी सच्चाई आप खुद समझ सकते हैं इन बातों को, कि एक एक बात इंपॉर्टेंट ना। अगर आपकी लर्निंग का जो पहला शब्द होता है एल,
वो आपने पूरा कर दिया, अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगी सर ना। हमसे गड़बड़ क्या होती है, हम अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, लर्निंग क्या होती है पता नहीं, और ये मिस्टेक है हमारी। तो हमें उसको फोकस करना होगा कि पहला फोकस लर्निंग पे आएगा, यानी पहले को बीज को बोया जाएगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल मिलेगा सर। आप डायरेक्ट फल नहीं ले सकते किसी पेड़ से ना, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिद्धांत कभी लागू सभी पर है, सदियों से है, और ये बंद नहीं होगा। तो आपको भी लर्निंग मोड में आना ही होगा। लर्निंग तैयार नहीं हो तो अर्निंग तो भूल जाइए, मैं कहता हूँ। और मेजर पॉइंट की बात अगर मैं कर लूँ फटाफट, आज कुछ समय थोड़ा कम है, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता सर, सोचने का तरीका जो हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो नाई यानी बार्बर ना, जो बाल काटता है हमारे, आप मुझे बताइए कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। सुरेश मांगल सर, आपको परेशान करूंगा आज मैं जरा सा, ताकि मैं इंटरेक्ट कर पाऊं। आपके हिसाब से सर, ये जो बाल काटने लोग, इनका काम छोटा है कि बड़ा है सर? वैसे समाज के तौर पे देखा जाए तो छोटा है, लेकिन वैसे देखा जाए आज के जमाने में बड़ा है। बिल्कुल। तो मैक्सिमम लोग 99% लोग क्या बोलेंगे, छोटा है ना। 99% दुनिया क्या बोलेगी, छोटा काम है। पर अगर मैं इस व्यक्ति का नाम लूं, जिसका नाम है जावेद हबीब, है ना जी, आपके पड़ोस का नाई आपको बुलाए काम पे, चल मेरे साथ काम कर, जो भी धंधा होगा आधा तेरे को दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, भैया तेरे से अच्छी नौकरी मेरी है, मैं नहीं करने वाला ना। तो कितना देगा पता नहीं, पर मैं खुद सेटल हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं क्यों बाल काटने आऊंगा। लेकिन अगर जावेद हबीब आपको कॉल कर देना कि भैया कल से मेरे साथ काम करोगे, जितना भी प्रॉफिट का आधा पैसा आपको दिया, और इनके इनकम की बात मैं करूँ, अगर ये पर मंथ लगभग 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो आप इनका पार्टनर बनना चाहोगे नहीं? जवाब है यस, है ना। रीजन क्या? उस व्यक्ति ने अपना एक ब्रांड तैयार किया वहां पर, और दुनिया को समझाया ना कि काम छोटा नहीं है, तरीका बदलना होगा हमें। उसी तरह खाने का काम छोटा है या बड़ा, तो जवाब मिले छोटा ना, कौन खाना बनाएगा। लेकिन अगर मैं राजीव कपूर जी की बात, संजीव कपूर जी की बात करूं, अगर ये आपको मौका दे, पार्टनरशिप दे, सर मेरे साथ आप काम करिए ना, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? तुरंत यस। काम तो खाना बनेगा सर ना। तो छोटा काम लोग समझते हैं, पर उस काम को सही से किया जाए तो काम बहुत बड़ा हो सकता है। चाहे जो भी काम हम करते हैं XYZ, उस काम की इज्जत करिए सर, चाहे जो भी काम है। उसी काम में अगर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नया करेंगे, मैं पान वालों की बात करता हूँ सर, बहुत से पान वाले कमा नहीं पाते अच्छा, पर भाईंदर में या पूरी मुंबई या पूरी इंडिया में ऐसी दुकानें खुली हुई हैं, जहाँ दिन उनका भाड़ा ही महीने 50,000 रुपये 1 लाख रुपये भाड़ा है सर। किसका? पान वालों का। मैं कहता हूँ इनकम क्या होगी आप सोच लीजिए, है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फेल उनकी इनकम के सामने, मैं कहता हूँ ना, उनके पर डे की इनकम के हिसाब से बात करें तो उन्होंने सिर्फ तरीका बदला है, सोचने तरीका बदला, अपना डेवलपमेंट अच्छा किया। तो हम भी अगर अपने काम से प्यार करेंगे, उसमें कुछ डेवलपमेंट अच्छा करते चले जाएंगे, तो उस काम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। तो हमें हर काम की इज्जत करनी होगी, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, नजरिया छोटा बड़ा हमारा हो सकता है। और आज अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं पर्सनल लेवल में बता दिया, मैं नालायक क्यों कहता हूँ अपने आप को। रीजन ये है कि मैं 10,000 दोस्तों ही कमा पाया अपनी लाइफ के अंदर। मेरी हाईएस्ट इनकम जो थी वही थी 10-12 हज़ार रुपए। बट आरसीएम बिजनेस में आने के बाद आज मेरी हाईएस्ट इनकम 1 लाख से क्रॉस हो चुकी है। एवरेज इनकम जो पर मंथ आ रही है वो 65,000 से प्लस की है सर। तो किसने मुझे लायक बनाया, काबिल बनाया? इस आरसीएम सिस्टम ने। और इसलिए मैंने लाइनें लिखी हुई है, यार इस कंपनी की ताकत में नहीं, ये नालायक सुधर गया और इस काबिल हो गया कि मैं बोलूं और लोग सुने सर ना। आज से पहले तो कहता बीवी नहीं सुन रही, हमारा भाई नहीं सुन रहा, पिता नहीं सुन रहे हमारी बातें, पड़ोसी नहीं सुन रहा, दोस्त नहीं सुन रहे। पर यार यहाँ 250, 300, 400 लोग मुझे सुन रहे हैं। ये किसकी ताकत सर? इस सिस्टम की ताकत है, इस आरसीएम बिजनेस की ताकत है, जिसने मुझे दिन दिखाया। ऐसा आपके साथ भी होगा। और 2 लाइनें इस आरसीएम बिजनेस के नाम कि जब मैं आरसीएम में नहीं हूँ तब मैं क्या हूँ ना, कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ, है ना। तो अगर मैं आरसीएम में नहीं जुड़ा होता तो मेरी लाइफ क्या है सर? अगर मैं अपना पर्सनल बिजनेस को साइड कर दूं, मैं बिजनेस में नहीं होता बाई चांस, या जॉब में होता, तो मेरे लेवल के, मेरे औकात क्या होती सर? 10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीना, जैसे आप सभी कमाते होंगे बाकी लोग। बट अगर आरसीएम जुड़ गया मेरे साथ, तो आज फैक्ट्री के अलावा मेरे पर मंथ इनकम 65,000 रुपीज है सर, है ना। अगर मैं 4 संडे की बात लोगों से करता हूँ अक्सर कि सर मैं मंथली 4 दिन काम करता हूँ। जब भिवंडी मैंने पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया, मीटिंग स्टार्ट की, मैंने फील्ड वर्क स्टार्ट किया, वहां के लोगों से मैंने कहा सर मैं दिन का 500 कमाता हूँ और महीने का 2,000 कमाता हूँ। तो लोग हंसते थे, जैसे आप थोड़ा बहुत हंस रहे होंगे अभी, कि दिन का 500 कमाता है, महीने का 2,000 कमाता है, बात मैच नहीं कर रही। तो उनको समझाता था मैं, सर महीने में सिर्फ 4 दिन काम करता हूँ आज से, बाकी दिन तो अपने फैक्ट्री में बिजी हूँ, मेरे फुर्सत नहीं मेरे पास काम करने का। तो उस बात को लोगों ने सुना, समझा, माना। और आज की बात मैं करूँ, अगर मैं 60,000 भी इनकम को बताऊं पर मंथ की मेरी है आरसीएम बिजनेस से, मैं सिर्फ 4 दिन फील्ड पर होता हूँ, बाकी दिन तो घर पर रहता हूँ मैं, तो मेरी एक संडे की कीमत 15,000 रुपये सर आज, है ना। तो आज से 6 साल पहले दिन की इनकम 500 थी, और आज 6 साल बाद दिन की इनकम 15,000 है सर। और ये आने वाले कुछ साल बाद एक संडे की कीमत 1.5 लाख रुपए भी हो जाएगी सर ना। ये भरोसा आपको करना पड़ेगा।
ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन इस काम को करने में थोड़ा चैलेंज तो आएगा, मुसीबतें तो आएंगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपके सामने फटाफट लूंगा इस चीज को, सिर्फ मेरी बात सुनते समझते जाइएगा ना। सबसे पहला चैलेंज कहाँ से आना है? आपके फैमिली से ना, परिवार से। क्या चैलेंज होगा? वो क्या कहेंगे आपसे कि पागल हो गया ना, ऐसा सब सुनने मिल सकता है आपको। वो कह सकते हैं भाई दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, है ना। वो कह सकते हैं भाई को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वर्ड मैंने सुने अपने कानों से, आपको बता पा रहा हूँ मैं। और इसी फैमिली में जो कुछ लोग हमें मिलेंगे वो बताएंगे ना, भैया आरसम उसने भी किया था, वो फेल हो गया था, 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, फेल हो गया, ऐसा बोलेंगे आपसे वो। और जो एक फेवरेट डायलॉग पूरे मार्केट का ना, जो लोग हमें थोड़ा एजेड मिलते हैं, वो एक बात फिक्स कह देते हैं ना, भाई ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका है। तो ऐसे सवाल चैलेंजेस के रूप में आपके सामने आएंगे, और आपका मन करेगा ना कि यार यार छोड़ो, है ना, शायद गलत ट्रैक पे मैं आ गया, अब नहीं करना चाहिए। पर मैं कहता हूँ ये गलती होगी हमारी, ऐसा आपको नहीं करना है। तो पहला चैलेंज फैमिली और परिवार से आ सकता है कुछ शब्दों के रूप में। दूसरा चैलेंज आएगा फील्ड पर ना, जब फील्ड पर आप निकलोगे तो क्या चैलेंज मिलेंगे? सबसे पहला चैलेंज, एक व्यक्ति को प्लान दिखाओगे, वो क्या बोलेगा? तू भी फंस गया। दूसरे को प्लान दिखाओगे, क्या बोलेगा वो? तुम्हें अब मालूम पड़ा आरसू के बारे में, 10 साल से जानता हूँ इसके बारे में, है ना। तो हमें क्या फील होगा, अरे इसको 10 साल से पता है और मुझे तभी मालूम पड़ा ना, मैं फंस तो नहीं है कहीं पे, ऐसा हमें लगेगा। और तीसरा एक व्यक्ति हमसे मिलेगा जो क्या बोलेगा कि बिजनेस चलेगा तो सही लेकिन तुमसे नहीं होगा, है ना। ऐसे से लोग कमेंट करेंगे आपसे, लेकिन मैं कहता हूँ इनसे बच के रहिए। इनकी बातों को एक कान सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, तो आप फायदे में रहेंगे, कामयाबी की तरफ आप रहेंगे। तो ये लोग आपको मिलने तय हैं, मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको ना। अगर आपने मेरी बात को सुना और माना तो ये मान के चलिए आप फ्री हो जाएंगे ना, मतलब आपको चिंता नहीं होगी। मैं एडवांस में सब कुछ बता रहा हूँ लोग क्या करने वाले आपके साथ। अब यहाँ एक शब्द आता है ना कि एक वर्ड बहुत फेमस है जिसने सबकी कामयाबी रोक रखी है ना, सिंगल वर्ड है उसका, मतलब जितने सक्सेस को रोका है किसी ने पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, वो एक शब्द है ये, लोग क्या कहेंगे ना। इंसान रुकता क्यों है ना, 2 कमेंट 4 कमेंट सुनने के बाद वो रुक जाता है ना। उसके पीछे पीछे की भावना क्या है? सिर्फ ये कि लोग क्या कहेंगे ना, कि मैं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ स्टोरी आपने पहले भी सुनी है, गधे वाली और 2 व्यक्तियों वाली ना, कि पिताजी और बच्चे वाली। जब एक पिताजी बच्चा गधे के साथ निकला घर से, तो पहले चौराहे पे जब पहुंचा, तीनों पैदल थे, तो एक वहां चौराहे पे 4-5 लड़के खड़े, तो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बाप बेटे गधे हैं ना, गधा खाली जा रहा है तो कम से कम उसे बैठ के जा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये बात पिताजी ने सुनी, बच्चे ने सुनी, उनको समझ में आया, चलो सही तो बोल रहा है, बैठ के जा सकते हैं, गधा होता किसके लिए। वो दोनों बैठ गए उसके ऊपर। जब दूसरे चौराहे पर पहुंचे, वहां भी 4-5 लोग बैठे, उन्होंने कमेंट क्या किया कि एक बच्चा गधा, जो छोटा सा बेचारा छोटा गधा है, इस पे ये बुढ़ा आदमी और बच्चा दोनों बैठे, वजन बहुत ज्यादा इन लोगों का है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या, मतलब उस बच्चे गधे की जान लेंगे क्या ये लोग। तो ये बात पिताजी को समझ में आ गई ना, सही बोल रहे हैं, गधा हमारा छोटा सा है अभी। उन्होंने क्या कहा कि खुद नीचे उतर गए और बच्चे को बैठे रहने दिया उसके ऊपर। जब ऐसा करके थर्ड चौराहे पहुंचे तो वहां लोगों ने क्या कमेंट किया, ये बेटा नालायक है ना एकदम से, पिताजी हो गए बूढ़े, इनके पैर काम नहीं करते, थक जाएंगे, तो बच्चा खुद लाए, थोड़ा बहुत बड़ा है, ये चल सकता है पैदल, तो पिताजी को बिठा रखा है, पिताजी चला रहा है, खुद बैठा गधे के ऊपर, गधा है साला। लोगों ने ऐसा कमेंट किया तो बात बेटे को समझ में आ गई, तो उसने क्या किया, खुद उतर गया, पिता को बिठा दिया। जब चौथा चौराहा आया सामने, फिर लोगों ने कमेंट किया, सर क्या बोला, ये बाप का दिमाग खराब हो गया ना, बाप बिल्कुल गधा ही है, बच्चा बेचारा छोटा सा है, उसको पैदल चला रहा है और खुद गधे बैठ के चल रहा है, ये कोई बात हुई क्या। तो इस बात को बाप बेटे दोनों समझे। अंत में क्या किया उन्होंने, एक गधे के 2 टांग बच्चे ने पकड़े, गधे के 2 टांग बाप ने पकड़े, अपने कंधे पर उठाया और लेके चलने लगे वहां से, है ना। फिर 5वां चौराहा, तो लोगों ने क्या कहा कि 2 गधे मिलके एक गधे को उठा रहे हैं, यानी लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, है ना। आगे बताऊंगा आपको कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है, बस प्लान दिखाते रहना ना, ये कामयाबी का मंत्र है, मैं कहता हूँ। तो ऐसा होगा। और मेरे जो गुरु हैं, आप सभी के भी गुरु हैं, वो मिस्टर सतीश पंडित जी, उन्होंने आज से कई साल पहले बात हमें बता दी कि अब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके, जहां सवाल था ना लोग क्या कहेंगे। अब सवाल ये नहीं कंपनी कब तक टिकेगी, कंपनी क्या बना रही, क्या बेचेगी, कब तक चलेगी, ये सब सवाल खत्म हो चुके सर ना। कितने पैसे आएंगे सवाल खत्म हो गया, कितने कमाए जाएंगे वो खत्म हो गया ना, सब कुछ प्रूफ हो गया अब तो। अब सवाल क्या है कि अगर नाकामयाब लौट गए तब लोग क्या कहेंगे ना। अगर आप बिजनेस जुड़ चुके हैं और अब आपने कम बैक यानी पीछे हटे, तो लोग क्या कहेंगे सोचने वाला विषय है अभी, है ना। ये दिन चल रहा है हमारे सामने। तो सतीश पंडित जी की लाइनें दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा इसे। पंडित जी ने क्या कहा कुछ साल पहले कि ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं चला तो हूँ सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे।
ये जहां ना जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, है ना। ये सतीश पंडित जी की लाइन है जो मुझे मोटिवेट करते हैं, आपको भी करेंगी। तो समय बदल चुका है सर, आपको आगे बढ़ना होगा, है ना। अब उस झंझट से हट जाए कि लोग क्या कहेंगे। और एक बुक है, इसका नाम है लोक व्यवहार, हिंदी में टाइटल है, अंग्रेजी में इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक का अगर हम उम्र देखें तो लगभग 85 साल, 85 ईयर्स इस बुक को कंप्लीट हो चुके हैं आज। और इस बुक में आज तक कुछ चेंज नहीं किया गया सर ना, खाली एग्जाम्पल्स को समझने के लिए नाम चेंज किए गए हैं, क्योंकि उस जमाने के नाम अलग होते थे, इस जमाने नाम अलग हैं। तो कुछ एग्जाम्पल चेंज करने के लिए उन्होंने नाम चेंज किया इस बुक के अंदर, केवल बाकी सारी बातें सेम है। इसके राइटर जो है डेल कार्नेगी, इन्होंने एक सबसे, मेरे लिए सबसे बड़ा सूत्र दिया जीवन का, कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर चिंतित हो ना, परेशान हो, तो आप इसको लिख के जाइए आज मेरी बातों को एग्जाम्पल ग्रुप में। भाई एक प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन मेरे पास नहीं है उसका, हम कहते हैं चिंता किस बात की, फिर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तब चिंता क्यों कर रहे हो। अगर एक प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आपके पास है, तब भी चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है तो बेस्ट, सोल्यूशन नहीं है तो भी बेस्ट, मैं कहता हूँ ना। तो चिंता मत करिए, जो रास्ता निकलता है उसको काम करिए। उन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस द अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड कॉम्प्रोमाइज विद दैट स्टेज। यानी अगर आप किसी चीज को चिंतित हैं तो सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा, और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए ना। जैसे आरसीएम बिजनेस ज्वाइंट करने का सबसे मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा सर। राशन लेके आओगे, महीने भर का खाओगे पियोगे, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, और कुछ होने वाला इससे ज्यादा यानी लॉस होने वाला नहीं है। तो वैसे आपके में जो भी विचार आते हैं उसके बारे में सोचिए, आपकी लॉस मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा, उस हिसाब से सोचिए और आगे बढ़िए जीवन में। अगर मैं और आगे ले चलूँ, कुछ जो मैंने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे लोग काम कहना छोड़ो, बेकार की बातें, बस प्लान दिखाते रहना। और इसके बाद एक चीज आती है, सवाल जवाब में उलझिए मत, क्योंकि अगर हम सवाल जवाब में उलझते रहें तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है हमें। एक स्टोरी है कि एक बच्चे ने पिताजी को बहुत परेशान किया और एक सवाल पूछा उनसे, कि बेटा, पिताजी को बोला बेटे ने कि पापा, पिताजी ज्यादा समझदार होते हैं कि बच्चे समझदार होते हैं, है ना। पिता ने उसे भगा दिया, छोड़ क्या पागल से बातें कर, जा काम करने दे मुझे। लेकिन बच्चा फिर थोड़ा टाइम खेल के 5 वापस आ गया, फिर पूछता, पिताजी एक बात तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको, कि पिताजी समझदार होते हैं कि बच्चे समझदार होते हैं। अब पिताजी पढ़े लिखे समझदार, तो उन्होंने चुपचाप डांटते हुए बोल दिया कि पिता समझदार होते हैं ना, बोल क्या पूछना है तेरे को। बोले अच्छा बेटा, क्या बोला, अच्छा रुको और एक सवाल का और जवाब था, पापा समझदार होते हैं, अगर एक जवाब और दीजिए मुझे, अगर पिताजी समझदार होते हैं, है ना, तो उन्होंने क्वेश्चन और के लड़के ने कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। पिता ने बोला थॉमस एडिसन ने किया, बोल। जवाब दिया, पापा ने सही जवाब दिया कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एडिसन ने। फिर बच्चे ने सवाल कर दिया ना कि अच्छा, अगर पिताजी समझदार होते हैं तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन के पापा ने क्यों नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना। अगर पिताजी समझदार होते हैं, सच बात है, आपने कहा पहले कि पिताजी समझदार होते हैं, और अब मैं कह रहा हूँ कि अगर पिता समझदार थे तो बल्ब का आविष्कार कौन करना चाहिए था, थॉमस एडिसन के पिता करने चाहिए थे। तो ऐसे सवाल में अगर उलझेंगे तो सर फंस जाएंगे। बेहतर क्या होगा कि आप इनमें समझिए मत, है ना। बहुत सारे सवाल उल्टे सीधे आते हैं, उनसे दूर रहिए। लोगों ने, जहाँ बात लोगों की आती है, हम दुनिया से घिरे हुए लोगों, सबके विचार अलग है, सोच अलग है। और एक किसी गाने का टाइटल भी ये है ना, कि लोगों ने कहते हैं बड़े बड़े जो लोग हमारे सामने दुनिया में आए, पैगम्बर नानक, ईसा मसीह, भगवान के रूप में राम जी कृष्ण जी आगे चले गए, उनके बारे में बातें कही गई कि भाई कुछ रीत जगत की ऐसी थी, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। यानी लोगों ने तो सबसे बेस्ट से बेस्ट को भी नहीं बख्शा, हम और आप चीज ही क्या है ना, हम तो मामूली इंसान है, मैं कहता हूँ नॉर्मल। तो आप इस सब में उलझिए मत। और चैलेंजेस की बात हम करते हैं, थोड़ा शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ आज, मैं इसके बारे में चर्चा थोड़ा नहीं करूंगा, हम चलते थोड़ा सा आगे। हाँ जी, यहाँ से तो जो मैंने कहा ना कि जो पीछे फोटोग्राफ को दिखाया था, इससे पहले मैंने, चाहे वो ग्राहम बेल जी के हों, थॉमस एडिसन के हों, है ना, राइट ब्रदर्स के हैं, तो एक टाइटल इनके नाम से दर्ज किया मैंने कि पागलों ने ही दुनिया को बदला है, समझदार तो आज भी यहाँ बैठकर मेरी गलतियां सुन रहे होंगे ना, कि जीतू भाई कहाँ कहाँ गलत बोल रहे हैं ना, उनको नोट कर रहे हैं कुछ लोग, मैं कहता हूँ। तो ये काम किसका, ऐसा समझदार लोगों का है ना। पागल तो हम जैसे ही होते हैं ना, जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, केवल काम करते हैं वो अपने सपने के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। जिंदगी में मुसीबतें कितनी होती है, महावीर सारा ने सिखाया मुझे बात कि मुसीबत चाय में गिरी हुई एक मक्खी के बराबर केवल है ना। वो एग्जाम्पल देते हैं बार बार, अगर आप अकेले चाय पीने बैठे हो और बाय चांस उसके अंदर मक्खी गिर जाए एक कप चाय के अंदर, तो चाय एक कप है और मक्खी भी एक है, तो आप क्या करोगे, चाय पियोगे,
तो जवाब क्या मिलेगा, नहीं सर ना, हम चाय फेंक देंगे, नया बनाएंगे अपने लिए। पर अगर आपके घर में पार्टी चल रही हो, 200 बाराती आए हो, और इस बार चाय कप में नहीं बनी है, बड़े भगोने में बनी है ना, बड़े बर्तन में बनी है, क्योंकि 200 लोग की चाय है वो, आपको 200 लोगों की चाय में मक्खी गिर जाए तब क्या करोगे, चाय फेंक दोगे? नहीं ना। अब क्या करोगे आप, मक्खी को निकालोगे, साइड करोगे और चाय बांट दोगे। मैं कहता हूँ तो क्या फर्क पड़ गया, मैं कहता हूँ फर्क केवल एक पड़ा, जब आपका टारगेट छोटा था तो मक्खी बहुत बड़ी थी आपके लिए, और जब टारगेट बड़ा हो गया तो मक्खी छोटी सी बात होगी आपके लिए। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होता है ना, अगर आपके गोल्स, आपके टारगेट छोटे होंगे तो छोटी छोटी मुसीबतें परेशान करेंगी आपको, और अगर आपके गोल क्लियर होंगे, गोल बड़े होंगे आपके ना, लाइफ में सक्सेस की कामना आप करते हैं, तो छोटी मोटी मुसीबतें आप सामने आने ही वाली नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र महावीर जी से मुझे मिला। और सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ कि जिनकी नई नई शादी हुई सर, बहुत सी मीटिंगों में जब फिजिकल मीटिंग होगी स्टार्ट हमारा दोबारा, तो बहुत से लोग मीटिंग का टाइम 3 बजे का आएंगे 4 बजे सर, वो है ना, क्या बोलेंगे सर, ट्रैफिक में फंस गया था। मैं कहता हूँ ये जवाब, ट्रैफिक में फंस गया था, किसी न्यू मैरिज, जो जिसकी नई नई शादी हुई हुआ अभी अभी रिसेंटली, क्या लगता है किसी लड़के ने अपनी वाइफ को कमेंट किया क्या आज तक कि मैडम जी थोड़ा लेट इसलिए हो गई, ट्रैफिक में फंस गया था? और मुझे लगता नहीं ऐसा किया था ना किसी लड़के ने। कारण क्या था, मेरा गोल क्लियर था उसका, पता जल्दी पहुंचना है ना, कुछ काम करना है उससे, अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कहता हूँ उससे मैं। तो उस वक्त ट्रैफिक नजर नहीं आता सर, वो कट मार के यहाँ वहां से डिवाइडर क्रॉस करके ब्रेकर होकर देखता नहीं है, सिग्नल तोड़ता है और टाइम पे पहुंचता है घर पे, उस वक्त ट्रैफिक खत्म हो जाती है। रीजन कि गोल क्लियर है ना, पर मीटिंग का गोल क्लियर नहीं होता, इसलिए हम लेट पहुंचते हैं, मैं कहता हूँ। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूँ, तो मुसीबतें इसी रूप में आपके सामने आएंगी, छोटी छोटी होंगी वो, तो इसे अगर आप अनदेखा कर दो ना, छोड़ दो इसे, तो आप कामयाब हो सकते हैं। और आपको कामयाब होने से आप खुद भी रोक नहीं पाओगे, है ना। अब कुछ फंडामेंटल रूल्स मैं बहुत ही शॉर्ट में ले रहा हूँ, आज समय कम मेरे पास, कि आखिर किसी इंसान को कामयाब होना है तो आगे क्या क्या करना पड़ता है उससे। अगर आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, एडवोकेट बनना है, इंजीनियर बनना पड़ता है, कुछ एक प्रोसेस है जिसे गुजरना पड़ता है हमें। और प्रोसेस क्या है ना, ये फिक्स नियम है ना, कोई बदलाव इसमें कभी नहीं होगा, जिसको हम फॉर्मूला 5E कहते हैं ना। 5E का मतलब क्या है, सक्सेस फॉर्मूला जो 5E का होता है, फर्स्ट होता है हमारा एजुकेशन, कि कोई भी इंसान एजुकेशन लेगा सबसे पहले, वो 10 साल लेगा, 15 साल लेगा, 20 साल लेगा, एजुकेशन के बाद एग्जाम देगा ना, हर साल एग्जाम देगा और पास होता चला जाएगा, तो एग्जाम कंटिन्यू रहेगा वो। तो एजुकेशन लेना और एग्जाम देना दूसरा काम है। थर्ड काम है एक्सपीरियंस, कि उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस लेना पड़ता है उस फील्ड का। कोई सीए बनना चाहता है तो सीए के अंदर में काम करके एक्सपीरियंस लेगा, कोई एडवोकेट बनना चाहता है एडवोकेट के अंदर काम करेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर के अंदर लेकर सीखेगा ना, प्रैक्टिस करेगा अपनी, तो एक्सपीरियंस लेगा। यानी तीनों चीजों के कंट्रोल करने के बाद, 3, 4, 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद, चौथा जो पार्ट होता है उसको हम एथिक्स कहते हैं ना, कि वो इंसान कसम खाता है। डॉक्टर क्या कसम खाता है कि मैं अपना टाइम नहीं देखूंगा, किसी भी मरीज का इलाज करना होगा तो मैं 24 घंटे हूँ अवेलेबल, जाऊंगा ना। तो कुछ एथिक्स फॉलो करते हैं हम लोग ना, सच बोलने की, हेल्प करने की। उस एथिक्स को फॉलो करने के बाद जाके जब 4 ही कंप्लीट होते हैं सर, उसके बाद जाके 5वां ई जो हम इनकम अर्निंग कहते हैं सर, वो आती है ना। उन 4 ई को बिना फॉलो किए अर्निंग नहीं आती किसी भी प्रोफेशनल वर्क में। तो वैसा यहाँ पर भी है सर ना, हम अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर अर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, जब हम, मैंने पहले ही बताया था आपको कि लर्निंग का जो एल शब्द होता है, लर्निंग एल, उस एल को जब कंप्लीट नहीं करोगे आप तो अर्निंग नहीं आ सकती सर लाइफ के अंदर। और लेकिन जो समस्या हमारे साथ इंडस्ट्री में होती है वो क्या, कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं और लॉटरी का टिकट समझ जाते तुरंत ना, कि आज ज्वाइन करे आज ही करोड़पति बन जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा सर, हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना होगा, सिखाना होगा, तब जाके सक्सेस हमारे बीच में आने वाली है। एक एग्जांपल, एक कहानी शॉर्ट में मैं ले रहा हूँ, कि कहानी का टाइटल क्या, इलाज किससे कराएंगे। एक बार आपके पेट में अचानक दर्द हुआ रात में, और रात के 12-1 बज रहे हैं, और अपने दोस्त सबसे पहला फोन किया, दोस्त को, भाई थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गया, ठीक नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो कर अर्जेंट ना, डॉक्टर के पास लेके चल। दोस्त क्या बोलता है कि रुक जा, मैं खुद आता हूँ, तो चलते हैं वहां से डॉक्टर के पास। पर वो जाता है फटाफट घर पे, उसके वहां पहुंचता है, उसके हाथ में चाकू होता है। और दोस्त क्या बोलता है, ये चाकू क्यों लेके आया, बोलते पेट में दर्द है ना। तो डॉक्टर पता नहीं कितना टाइम लगे पहुंचने में, तब कुछ हो गया, उससे बेटर क्या, मैं तेरा इलाज कर देता हूँ ना, मैं फाड़ के देखता हूँ अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, और मैं फिर सिलाई भी कर दूंगा इसका। तो वो दोस्त क्या बोलता है, तू चुपचाप यहाँ से जा, मैं खुद चला जाऊँ डॉक्टर के पास। आखिर दोस्त ने उस खास दोस्त से इलाज क्यों नहीं करवाया, उसका रीजन एक है ना, दोस्त डॉक्टर नहीं सर उसका ना, वो दोस्त इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उससे नॉलेज नहीं पेट की बीमारी ठीक करने का, इसलिए उसने इलाज उससे नहीं करवाया और उसे भगा दिया, खास दोस्त होने के बावजूद। तो यहाँ पे एक टाइटल होगा कि भाई एक सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाना हम चाहेंगे, हमारा दोस्त भी वही चाहेगा ना, कोई भी हो इस जगह पे। तो अगर इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर चुके हैं, आरसीएम बिजनेस को, और यहाँ पे हमारा दोस्त हमसे दूर भाग रहा है,
हमारे पड़ोसी हमसे दूर भाग रहे हैं, हमसे हमारी बातें नहीं मान रहे वो, इसका मतलब है कि मेरे 4 में कुछ ना कुछ कमी है सर ना। जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं एजुकेशन एग्जामिनेशन वगैरह में, हमारी कुछ ना कुछ कमी है, हमारे एक्सपीरियंस में कमी हो सकती है ना, हमारे एथिक्स में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से लोग दूर भाग रहे हैं। लोग हमें सर्टिफाइड नेटवर्कर नहीं मान रहे ना, वो एक बिजनेसमैन नहीं मानते, एक प्रोफेशनल नहीं मानते हमें, इस वजह से दूर है हमसे वो। इसमें मैं भी शामिल हूं। मैं कहता हूँ मेरे अगर दोस्त लोग नहीं मान रहे मेरी बात, मैं कहता हूँ मुझे उस लायक बनना बाकी है। जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊंगा तो कोई दोस्त ना बचने वाला ना पड़ोसी बचने वाला है सर। तो मुद्दा ये है कि इस फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग का कोई इंस्टीट्यूट होता नहीं, हालांकि अब स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज में पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है इसके, लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ समस्या वही है कि हम सब सीख तो रहे नहीं, सिखाने चले जा रहे हैं, यानी हम सबका इलाज करना चाह रहे हैं, बट ठीक कोई नहीं हो रहा ना, क्योंकि हम उस फील्ड के मास्टर नहीं हैं। तो हमें अपना दिमाग लगाना बंद करना होगा और हमें सीखना होगा, चाहे हम कुछ भी किसी प्रोफेशन में, और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के अंदर हमें सीखना होगा जाके, 5 से 10 साल का टाइम लगता है हर फील्ड में एक्सपर्ट होने का। और मैं अगर फास्ट ले लूँ तो देखिए, एक जाकिर हुसैन साहब ने किसी से सीखा ना, उनके डॉक्टर, उनके जो गुरु का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा। अगर मैं शाहिद कपूर की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे डांस करते पहले ना लोगों के, ऐश्वर्या राय के पीछे, कृष्णा कपूर के पीछे डांस करके सीखा कोरस में उन्होंने, उसके बाद उस स्टेज पे सामने एज अ हीरो आए ना। अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो भाई सीरियल से स्टार्टअप हुई ना, सर्कस से स्टार्टअप हुई इनकी, पहले सर्कस में काम किया, फिर सीरियल में, उसके बाद मूवीज में आया, आज किंग के नाम, बॉलीवुड किंग के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह हम आगे बढ़े, अमिताभ बच्चन जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी ये है ना, कि पहली फिल्म, पहला फेलियर इनका यही था रेडियो वाला, जॉब चाहिए थी ऑल इंडिया रेडियो में, नहीं मिली सर, भारी आवाज की वजह से उनको निकाल दिया गया, नहीं आप जॉब के लायक नहीं हो, पर लगे रहे तो आज इस पूरी इंडस्ट्री के बादशाह कहलाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम जो आता है अमिताभ बच्चन जी का ही आता है। और ऐसे सही कभी कई लोग ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात मैं करूँ तो आज छोटे छोटे सीरियल, मतलब मूवीज के अंदर 10 सेकंड का रोल, 15 सेकंड रोल करता था बंदा, और आज क्या है, मैं कहता हूँ एज ए हीरो काम कर रहा है हर पिक्चर्स में ना। और मांझी बहुत सुपरहिट फिल्म रही उनकी। तो इसी तरह हमारी कहानी बनने वाली है कि शुरुआत जब हमारी होगी तो हम भी बहुत कमजोर होंगे, लेकिन हम लगातार काम करते रहेंगे, एक्सपीरियंस लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो हम भी उनकी तरह हीरो बनके सामने सबके आएंगे। तो कहानी हमारी बनने वाली, शर्त क्या है कि थोड़ा बहुत मुश्किल जो हमें बीच में आता है उसका हम सामना करें ना डट के। कुछ एग्जांपल मैं अगर अपने इंडस्ट्री के फास्ट ले लूँ तो ये एक व्यक्ति है मिस्टर आत्माराम कसवा, दूध बेचने वाला इंसान, गांव से है, और आज आप उसकी पर्सनालिटी देखिए ना, पुरानी फोटो देख लीजिए, पासपोर्ट वाली स्टैंप लगा बैंक का उसके ऊपर, और आज की फोटो देख लीजिए, सूट बूट में है। मैं कहता हूँ जहां मीटिंग करने जाते हैं किस तरह से फूल माला इनको स्वागत करती हैं, है ना, हजारों सैकड़ों लोग दीवाने इनके। मैं कहता हूँ स्टेज, ये माहौल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। रूबी पिन अचीवर, लाखों की इनकम है। अगर मैं उसके ऊपर जाऊँ, जयनारायण और मंजू दीदी हमारे बीच में है ना, आज स्टार रूबी लेवल पे है सर, पैसे से वकील है ना, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ, अच्छी खासी एजुकेशन, अच्छा खासा बैकग्राउंड होने के बावजूद इन्होंने काम किया, जय नारायण सर ने। और मैं हम सभी के रोल मॉडल सीनियर मिस्टर महावीर सारंग जो सफायर लेवल पर हैं, आप इन्हें देखिए ना सर, लोग दीवाने हैं फोटो खिंचाने के लिए केवल इनके साथ। तो क्या है, पहले 2,500 की नौकरी करते थे आज से पहले, आज क्या है 9-10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, सब पर्सनल, फैमिली इनकम तो 15-20 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो महावीर सारंग को आप देखिए, राजा राम सारंग देखिए, उनके बड़े भाई साहब जो है ना, एक खेती करने वाला इंसान, नॉर्मल गांव से है, जो आज इस इंडस्ट्री का स्टार सफायर लीडर है। इनकम 10 से 15 लाख के बीच में पर मंथ है सर इनकी ना, जो हमारे सीनियर्स में आते हैं। और मुकेश जी कोठारी, इनका नाम कौन नहीं जानता इस इंडस्ट्री में हमारे, है ना। जिस तरह अमिताभ जी बॉलीवुड के किंग कहलाते हैं, बादशाह हैं वो, उस तरह नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में सर का नाम लिया जाता है। और हमारे लीडर डब्ल्यूटीसी के जो निर्माता में से कुछ खास लोग, फाउंडर मेंबर्स में से एक नाम, जो रूबी अचीवर मिस्टर राधेश्याम सुतार सर हमारे बीच में, आज सबसे कम उम्र में सबसे बड़ी अचीवमेंट के पास है सर ना। उम्र 30-32 साल होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है ना। और आज इनकम 2-2.5 लाख से ऊपर पर मंथ की सर ना, एक यंग लड़का, और आज इस लाइफ स्टाइल में है। मिस्टर मनोज बजाज जी ना, हम सभी के पॉजिटिव मेंटर ना, जिनसे कभी बात कर लो आप, ये नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ना, हमसे आज तक यूज नहीं किया उन्होंने। तो पॉजिटिविटी की मशीन है मैं कहता हूँ ना, आज स्टार एमएलसी लेवल पर है। और आप देख रहे मस्त, आज हम सब काम कर रहे सर, मस्त होटल में मजे कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं ना। और मेरे रोल मॉडल, मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर राहुल कामले, सरिता दीदी ना, 6,500 रुपए की नौकरी सर बैंक के अंदर, मुंबई के अंदर ना, 10वीं क्लास की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन की बात मैं करूं। और आज इस तरह से मीटिंग जब राहुल जी लेते हैं तो सामने 400-500 हजार लोग की भीड़ होती है सर, और 100 रुपए दे के लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं सर। तो ये लाइफस्टाइल दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आरसीएम बिजनेस। और इसी कड़ी में मैं अपना नाम जोड़ रहा हूँ सर। जो लोग मुझे नहीं जानते आज से पहले, उन्हें मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी पासबुक की फोटो। अगर मैं थोड़ा बैक जाऊं तो अगर फोटो में नाम आपको डेट दिख रही होगी तो वो 11 फरवरी 2008 की सर, है ना, जब मैं कॉलेज में था। और मेरी फोटो थोड़ा जूम करके बड़ा कर रहा हूँ इसे सर मैं,
तो ये लड़का जो आपके सामने सूट बूट टाइम में बैठा हुआ है सर, आज से पहले ऐसा नहीं था सर। मेरे भी शर्ट के बटन खुले होते थे, गले में एक लॉकेट होता था रस्सी बांध के, मैं कहता हूँ भैंस और गाय के गले में रस्सी बांधी जाती थी आज से पहले, उसी तरह गले की रस्सी हम बांधते थे, है ना, फैशन के नाम से। हम बाल कलर करते थे आगे, ब्लीच 10 रुपए का लेके, है ना, वो भी सलून का पैसा बचाते थे हम लोग, उस जगह से मैं आया हूँ। तो 10 रुपए का ब्लीच आता है ना ओलिविया का, उसको हम यहाँ लगाते थे मस्त, और बाल 10 मिनट बाद धो लीजिए तो वो गोल्डन हो जाते थे अपने आप, क्योंकि कलर उड़ जाता, ब्लैक कलर उड़ जाता था हमारे बालों का। तो ये तस्वीर यहाँ से कन्वर्ट हुई सर यहाँ तक ना, आप सोच के देखिए एक आम इंसान को, एक आम लड़के को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इस बिजनेस ने, है ना। तो ये संस्कार, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो फ्री में हो रहा है बिल्कुल आरसीएम में, वो शायद कहीं और 10-20 हजार खर्च कर मिलने वाला नहीं है। और आज जो मेरा लेवल है फाउंडर स्टाफ पल का, जब मैंने इनकम बताई दी आपको, लगभग 65,000 की एवरेज इनकम पर मंथ आती है। और ये गले में लॉकेट पहने वाला लड़का आज सूट पैंट और टाई में घूमता है ना सर। तो करना क्या होगा हमें फाइनली, कि गोल डिसाइड करना होगा, टारगेट डिसाइड करना होगा, ड्रीम बिल्ड करना होगा। जो ड्रीम खत्म हो गए हमारे, उसे फिर से जगाना होगा ना। जैसे अमिता दीदी ने कहा ना, सपना था बड़ा तो करते चले गए अचीवमेंट। तो जिनके सपने खत्म हो गए वो कोई अचीवमेंट नहीं करेंगे। और मैं जाते जाते आखिरी शब्दों में यही कहूंगा आपसे कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, इस बिजनेस कामयाबी ले सकते हैं, तो आप में कोई कमी नहीं है, आप भी कर सकते हो ना, कोई कमी आपके अंदर नहीं है। करना क्यों है, अगर मैं आपको 2-3 लाइनों में बता दूं तो भाई, फैमिली के लिए करिए, इस नेशन के लिए करिए, हिंदुस्तान के लिए करिए, इंसानियत के लिए करिए ना, किसी भलाई के लिए करिए। और लास्ट मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर जो है मेरी मम्मी है, मैं कहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज तक लगा हूँ। बहुत स्ट्रगल देखा मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं अंत में हूँ, सिर्फ 5-10 मिनट मुश्किल से आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद तो गाना सुनाने वाला हूँ आपको, इतना बहुत मजेदार गाना सुनेंगे आप। और जिनके पास ईयरफोन है, ईयरफोन लगा लीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। जब मैं 2007 में मैंने आरसीएम में स्टार्ट किया पार्ट 1 में, और मेरी इनकम शुरुआत हुई 671, मेरी फर्स्ट इनकम थी आरसीएम बिजनेस से पार्ट 1 में। और मैं कामयाब होता चला गया। 2010 में मैं प्लेटिनम लेवल पे था सर रॉयल्टी के, और मेरी इनकम थी 30-35 हजार के बीच में सर। और मेरे भाई साहब उस वक्त जॉब में थे, उनकी इनकम 25 हजार के आसपास थी पर मंथ 2010 के आसपास में, और मैं 35 हजार कमा रहा था। तो भाई भी खुश थे, भाई बिलवड़ा आते थे मेरे साथ, मीटिंग में आते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। वो क्रिकेट के दीवाने वो भी हैं, जैसे मांगल सर हैं। पहली बार मेरे भाई साहब ने क्रिकेट को त्याग दिया था सन 2009 और 10 के बीच में, 2 साल तक वो क्रिकेट से दूर हो गए थे, सिर्फ आरसीएम बिजनेस की मेरी प्रोग्रेस देख के सर ना, कि मतलब मेरा छोटा भाई मुझसे इनकम के मामले में आगे चला गया सर ना, तो क्यों सपोर्ट नहीं करूं इससे मैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अनलिमिटेड सपोर्ट किया, मीटिंग गए, सेमिनार अटेंड किया, लोगों को बुलाया और काम किया मेरे साथ मिलके। लेकिन जब ब्रेक लगा कुछ राजनीतिक कारणों से और गाइडलाइंस ना होने की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर, तो जब वो गैप बड़ा हुआ तो मेरे भाई साहब तो आगे बढ़ते चले गए उस 1.5-2 सालों के अंदर, पर मैं कहाँ चला गया, जीरो पे सर ना। 35 हजार की इनकम लड़का जीरो हो गया। और जब जंतर मंतर से लौटे, भीलवाड़ा से लौटे, जयपुर से लौटे, फिर सुनने के बाद कि जाओ अब काम हो गया, कुछ दिन कंपनी चालू हो जाएगी, तो हम इस भरोसे में लौटे कि चलो अब जाके काम करेंगे ना, कंपनी स्टार्ट होगी हम काम करेंगे। फिर भी आने के बाद इंतजार करते रहे, थक गए ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आश्वासन मिल रहा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अंत में भाई ने कहा मुझे कि मतलब कुछ तो कमा के जरिए बुलवाया मुझसे, इसको बोल कुछ तो काम करे ना, घर कब तो बेटे खाएगा ना, ऐसे भी खाली दिमाग सताना घर होता है, इसको बोल कुछ काम करे, मुझे पैसा नहीं चाहिए इसका, लेकिन कुछ करेगा तो अच्छा है, वरना बैठे बैठे पागल हो जाएगा ये भी। तो पहली बार मेरे कान में आवाज आई कि बेटा तुझे काम करना पड़ेगा। और मैंने काम की तलाश 7 दिन रोने के बाद शुरू की ना, 7 दिन लगातार रोता रहा मैं, क्योंकि मैंने अपना सपना ब्रेक किया सर ना, मेरा ड्रीम अभी तक मैंने सॉरी, तो अपना ड्रीम मैंने ब्रेक किया। मेरा सपना बचपन से था मैं जॉब कभी नहीं करूंगा सर। मुंबई में पला बड़ा था तो वहाँ बहुत से ऑफर मुझे मिलते, नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर, लोग सेटिंग देते ना, तू जाएगा तो बोल, पर मैं कहता कहाँ जाना है, नेवी में जाना तो 6-6 महीना वहीं रहना पड़ेगा, इनकम बहुत मिलेगी। मैंने कहा माँ से दूर नहीं रह सकता मैं ना, मुझे कम पैसा मिलेगा चले, मैं कहा रहा हूँ घर में परिवार के साथ रहना चाहूंगा, मुझे बाहर में इंटरेस्ट नहीं है। तो मुंबई चर्चगेट मेरा मरीना से बचपन बीता है सर, 18 साल वहीं था मैं। तो मरीना मुंबई का बहुत बड़ा इलाका है ना, जहाँ पे जॉब्स की अच्छे से अच्छी सर्विस मेरे पास थी, लेकिन मैंने नहीं किया, सिर्फ फैमिली की दूरी की वजह से, दूर नहीं जाना चाहता फैमिली से मैं। पर जब मेरे उतार चढ़ाव देखे मानने की, शुरुआती 6 साल आरसीएम बिजनेस में लगाया, फिर जीरो हो गया, अब जॉब ढूंढ रहा, जॉब मिल नहीं रही है, जॉब मिली 10 या 200 की मिली, इससे कुछ होता मुंबई में 10 हजार तो क्या होता सर, सन 2012 में 10 जमीन मुंबई में क्या चल सकता, कुछ नहीं चल सकता सर मुंबई में। तो भाई थोड़ा उसको लगा मतलब किसी लायक नहीं बचाई, उसने कहा अब तू कमा के दे खाली पैसा मुझे, है ना। फिर आरसीएम स्टार्ट हुआ तो बहुत इंतजार किया मैंने कि स्टार्ट करेंगे, पर डर था थोड़ा कैसे करें कैसे करें। वेट किया सीनियर्स का, जूनियर्स का, जब कोई नहीं मिला
ना सीनियर बचे ना जूनियर बचे, सबने अपना रास्ता अपना लिया कोई और जब मैं अकेला हो गया तब धीरे धीरे कान में बातें आई, चलो अब यहाँ मनोज जी की टीम है, मौर्य जी हैं, ये लोग काम कर रहे हैं स्टार्ट, तो इनके साथ किया जाए, फोर्स किया गया ज्वाइन करने के लिए मुझे। तो मैंने बहुत ना ना करते 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 आखिर में फाइनली 2013 के एंड में मैंने फॉर्म भर दिया अपने मम्मी के नाम से, और 2014 में स्टार्ट करने प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही भाई को मैंने कहा, बहुत प्यार से पाला गया मुझे, तब वो चाहता नहीं था भाई दोबारा टाइम खराब करे अपना ना, कि एक बार ट्राई कर चुका है इस बिजनेस को ये, और अंत में हुआ है जीरो ये, तो अब मैं नहीं चाहता कि फिर 6 साल खराब करे अपना, और कि दोबारा से मतलब जीरो हो जाए तो क्या होगा। और उसने मुझे बिजनेस का प्लान ऑफर किया, मैंने फैक्ट्री डाल के दी मुझे, और इसी वजह से वो तकलीफ उसे होती है। तो भाई मेरा अगेंस्ट या खिलाफ नहीं है मेरे, वो सिर्फ चाहता है कि मैं और कामयाब हो जाऊँ ना। और उसी माँ ने मुझे बार बार एक वर्ड कहा, वो मेरी माँ रोती रही हमेशा, जब मुझे लेट हुआ कामयाबी में ना, मैं देरी बहुत हो रही थी कामयाब होने में, अचीवमेंट्स नहीं आ रही थी, तो एक बात कहती थी ना कि मतलब पता नहीं तेरी किस्मत क्या लिखा है ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे, और तू कब तेरा होगा सेटअप पता नहीं। लेकिन जब मैं टेक्निकल बना सर, 5 साल मेहनत के बाद मैं टेक्निकल क्वालिफाई मतलब अचीवर बना, पर्ल अचीव किया मैंने। माँ के घुटने में बहुत दर्द था बचपन से, प्रॉब्लम मतलब जब हम बचपन छोटे तब से उनको प्रॉब्लम थी पैर में, उसकी वजह से वो दवाइयाँ खा के चल रही थी बहुत ज्यादा। लेकिन जब पहली बार बीसी छाबड़ा जी के सामने मौका मिला उस माँ को स्टेज पर आने का, और मेरा पूरा परिवार उस वक्त वहां पर था, तो माँ ने घर पे आने के बाद एक बात कही मुझसे कि आज तो मतलब मेरा पैर दर्द गायब ही है ना, सुबह से दर्द हुआ ही नहीं मुझे, है ना, ना दवा खाई है मैंने, सुबह से निकली हूँ घर से, और है ना, और ट्रैवलिंग लंबा के जाने आने में टाइम लगा, कार से गए थे मेरी पूरी फैमिली। लेकिन मतलब मैं जब स्टेज पर आई तुझे देखा, तो मेरे सारे दर्द खत्म थे सर ना, उस माँ के वर्ड थे ना, और उसके कुछ 2 साल बाद माँ चली गई, मैं कहता हूँ मेरी। तो मैं लकी मानता हूँ कि मैं किस्मत वाला रहा, मेरे को माँ बाप अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, माँ ने आशीर्वाद हर बार दिया ना, सपोर्ट उसने केवल किया मुझे स्टार्टिंग डेज में, जब लोग अगेंस्ट थे तो माँ साथ थी ना मेरे, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ मैं कहता हूँ। तो सर ऐसा ही सपना कहते ना, आपकी कामयाबी का सपना आपकी माँ की आंखों में देखिए सर। अगर आपको लगता है ना कि नहीं क्यों करना काम, तो मैं कहता हूँ अंत में एक व्यक्ति है ना, आज मेरी वाइफ भी माँ बनी सर, बहुत रो रही थी ऑफिस सुबह सुबह, वो मैं उसको देख नहीं पा रहा था, मैंने सीधा बोला भाभी को बुलाया मैंने, भाभी आप आ जाओ ना, मेरे बस का नहीं सर दर्द देख पाना, तो मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। तो मैं सिर्फ आखिरी में एक चीज चाहता हूँ अभी आपसे कि आप सभी ईयरफोन लगाइए, अगले 5 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद कर लीजिए ना, जो चीजें मैं सुनाना चाहता हूँ आपको वो फीलिंग्स से समझ में आएगी, देखने में समझ में नहीं आएगी ना। मैंने काफी कोशिश की इस गाने को गाने की, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने कहा था रुमाल ले लीजिएगा साथ में ना क्योंकि अब समय आ गया कि आपको रुमाल जरूरत पड़ने वाली है। तो बिना समय गवाए मैं चाहता हूँ कि आप अपना ईयरफोन सेट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस को दूर कर लीजिए, और मैं वो सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ जिसकी वजह से तो मेरा मोटिवेशन फैक्टर है ना, और आज से वो आपका भी हो जाएगा ना। जिन लोगों को तकलीफ परेशानियां परेशान कर रही हैं, आज के बाद नहीं करेंगे ना, अगर इस गाने को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, रेडी स्टार्ट। अभी तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, जितने भी लाइफ में मैंने सॉन्ग्स गाए हैं, उनमें से सबसे स्पेशल ये सॉन्ग है आज मैं जो गाने जा रही हूँ। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरी मम्मू के लिए, मेरी माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो आई एम नो वन टू से, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें कहने के लिए, बट आई थिंक हम सबको अपनी माँओं को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा उनसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। सो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू स्पेशली माई मदर, मम्मी, ये आपके लिए है, और दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए है ये गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये लास्ट अंतरा सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मम्मा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव। और अंत में जाते जाते मैं आपसे कह दूं, ये मेरा मेन मोटिवेशन फैक्टर जिसके वजह से मैं कामयाब होता रहा। हम लोगों से कहता भी रहा ना बार बार कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है कि मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो ये जो कामयाबी है उन्हीं की देन है मैं कहता हूँ। और आज जिस चीज का जन्म हुआ मेरे घर में, उस आप सभी वहीं से आए हो। मैं कहता हूँ किसी माँ ने आपको जन्म दिया है सर। और प्यार के मामले में ना माँ का कोई मुकाबला नहीं है ना। और उसके लिए 2 लाइनें यहाँ लिख दी मैंने, मेरी नहीं है, चुराई है, मनोज मुंशी साहब ने सुनाई मुझे। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा और आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा और आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार ही है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। तो वही माँ होती है जो आपको लोगों से 9 महीने ज्यादा प्यार करती है और दर्द को सह के आपको जन्म देती है। तो आपने आज में समय दिया, WTC का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सीनियर लीडर्स का, जो लोग अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप भी यूं ही नहीं रह जाएं, कामयाब आपको भी होना है। और हम आपके साथ हैं, पूरा WTC आपके साथ है, पूरा RCM परिवार आपके साथ है ना। अब मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, मुझ जैसा कमजोर इंसान जिसके पास ना पर्सनैलिटी थी ना बोलने का तरीका था, जिसके खुद की पर्सनैलिटी सिर्फ 10,200 के लायक थी सन 2012 में ना, इतनी पढ़ाई करने के बाद, मुंबई में रहने के बाद भी सर, और मैं कामयाब हो गया। तो आप में मुझसे ज्यादा प्रतिभा है, क्षमता है, आप भी कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे आज इजाजत लूंगा और माइक हैंड ओवर करूंगा सुरेश मांगल सर को। सर आप आए और
इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जितेंद्र चौरसिया साहब, आज आपने वास्तव में लास्ट के जो लाइनें थी माँ के प्रति आपने बोली, वास्तव में बहुत सारे साथियों की आंखें नम कर दी। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ सपने देखती है, उनको पूरा करने का भी कोशिश करती है। थैंक यू चौरसिया साहब, आज आपने बहुत सारे अपनी जीवन स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने बताया कि आप कैसे अपने जीवन को शुरू करते हुए बाद विजन शुरू किया, विजन शुरू के बाद आरसी में आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे साथियों ने आपको पागल बोला और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनाई जिनको पागल बोला गया। आज उन्होंने इतिहास कायम किए और आज इसी तरह से आरसीएम के अंदर भी जितने भी साथी आज बढ़ रहे हैं, उनको भी अगर लोग पागल बोल रहे हैं, काबिल नहीं बोल रहे हैं, तो पक्की बात है कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और आपने बताया कि अगर आपके गोल हैं तो आप सक्सेस होते हैं। जहां बहाने होते हैं वहां कामयाबी नहीं होती, जहां पे उजाला रहता है वहां पे अंधेरा नहीं होता, जहां पे अंधेरा होता है वहां पे उजाला नहीं होता। ये आपने बताया। दो साथियों ने, रॉयल्टी चीवर्स ने अपनी स्टोरी बताई, वहां से हमको प्रेरणा मिलती है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जानदार रहा। आज हमारे बीच कुछ साथी हैं, मैं उनके रिव्यू भी लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि WTC के माध्यम से महावीर सर के हेड के ऊपर अभी अपना जो 15 दिन पहले एक टारगेट डिसाइड किया गया था, वो टारगेट सर सब पूरा करें। बहुत बड़ा मंच आपका इंतजार कर रहा है। ये 3 सक्सेस स्टोरी जब हमने देखी तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर ये 3 साथी अगर स्टेज पे आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सितंबर माह का टारगेट लेकर, एनिवर्सरी का टारगेट लेकर और भीलवाड़ा में जो नवंबर में आपको स्टेज मिलने वाला है, उस स्टेज को देखिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये दाल रोटी का नहीं है, जैसे हमारे सीनियर बताते हैं, दाल रोटी का नहीं है। ये जीवन बनाने के बिजनेस, ये स्टोरी बनाने के बिजनेस, कहानियां बनाने के बिजनेस है। जिस तरह से आपने जितेंद्र सर की कहानी देखी, जैसे आपने मीता जी की कहानी देखी, जैसे आपने श्याम जी की कहानी देखी, ऐसे आपकी स्टोरियां बनाता है। तो दोस्तों, लग जाइए, जुट जाइए, एक मुकाम, एक टारगेट लीजिए, गोल लीजिए कि हम भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर इतने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। एक मिशन के ऊपर लग जाइए और ये स्टेज, WT स्टेज, आपको पूरे हिंदुस्तान पे एक आपको मंच देने वाला है। हिंदुस्तान लेवल पे आपको पहचान मिलने वाली है। ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, पैसे के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल भी देता है, जैसे चौरसिया साहब ने बताया, और लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको एक पहचान देता है। क्योंकि हर आदमी, जिस तरह से हमको भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, और इंसान को अपनी पहचान की भी भूख होती है। हर इंसान चाहता है कि मेरे घर के बाहर एक ब्लैक प्लेट के ऊपर एक व्हाइट कलर से नाम लिखा जाए। और ये बिजनेस आपको सारे कहानियों के साथ साथ पहचान भी देता है। समय के तकाजे को देखते हुए मैं आप 2-3 साथियों से रिव्यू लेना चाहूंगा, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। तो मेरे चौरसिया जी, अगर आपके पास सिस्टम है तो मैं देखना चाहूंगा, राजेश कुमार जी हैं कोई? राजेश कुमार जी को सर्च करिए। राजेश कुमार जी हैं, प्लीज अपने रिव्यू लेना चाहेंगे। राजेश कुमार, देखिए सर, अगर आपके पास सिस्टम है तो। राजेश जी को अनम्यूट किया मैंने यहाँ से सर। आप हाँ राजेश जी, आप मेरी बात सुने तो 1 सेकंड के अंदर आज की मीटिंग का रिव्यू देना चाहेंगे। राजेश कुमार जी प्लीज। शायद राजेश जी हैं सर, आपको दिख रहे हैं सर? ऑनलाइन है सर अभी। अनम्यूट करें सर राजेश जी को। मैंने दिया ऑप्शन। कोई और भी नाम तो चुन लीजिए आप सर। चलो, राजेश जी नहीं है तो आगे सुरेश कुमार जी हैं। सुरेश कुमार को सर आप अनम्यूट करें प्लीज, 1 मिनट के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए हम उनका रिव्यू लेना चाहेंगे सर। सुरेश जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप वहां से एक्सेप्ट कर दीजिए। सुरेश जी प्लीज आइए सर, 1 मिनट के लिए आज की मीटिंग का रिव्यू दीजिए सर। सुरेश जी नहीं है तो कुशवाहा साहब हैं, DS कुशवाहा साहब, देवेंद्र कुशवाहा जी होंगे। डॉक्टर कुशवाहा लिखिए सर, आ जाए कुशवाहा जी। यस, डॉक्टर कुशवाहा सर है हमारे बीच। सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कुशवाहा साहब, क्या नेट प्रॉब्लम? रविंदर यादव जी को सर्च कीजिए सर। रविंदर यादव जी। रविंदर यादव सर। रविंदर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैं यहाँ से दे रहा हूँ, आप वहाँ से एक्सेप्ट करिएगा। और कोई साथी और भी जो मेरे हिसाब से देना चाहे, वीडियो में देख पा रहा हूँ, वसंत उफले सर का नाम सामने आ रहा है। बजाज सर। हाँ सर, आप देख, बजरंग सर, बजरंग जी। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा रुला दिया मैंने आप सभी को, और कुछ लोग हाँ सर, बिल्कुल सर। प्रमोद झा सर, प्रमोद झा जी। बजरंग सर, मैंने आपको अनम्यूट किया यहाँ से, आप वहां से एक्सेप्ट करिएगा। प्रमोद झा साहब हैं। शिव नारायण जी सर, शिव नारायण सर, क्या नेटवर्क? शिव नारायण जी तो नहीं यहाँ पर हैं अवेलेबल। मनोज मौर्य साहब, मनोज मौर्य जी। यस मनोज सर, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ यहाँ से ऑप्शन, आप जरा एक्सेप्ट करिएगा। मनोज मौर्य जी। ऐसा तो नहीं कुछ? विकास सक्सेना जी।
मैं एक बार आप सर अनम्यूट हो तो रहे ना साथी उधर से, या मैं इधर से करूं सर? या एक बार ट्राई कीजिए वहाँ सर। मैं एक बार चेक करता हूँ किसी शिवाजी कामले सर, अगर आपके पास ऑप्शन आता आप कंफर्म करिएगा मुझे। डॉक्टर रवि चौहान सर, आप भी सर ऑप्शन तो जा रहा है यहाँ से, शायद वो ऑप्शन जा रहा है सर उधर से? जी जी। यस यस सर, रवि चौहान। यस सर, यस सर। जी सर। जय आर सी एम मंगल सर। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह सर। आवाज सुनाई दे रहा है सर आपको? हाँ बिल्कुल सर, अपना मैसेज छोड़िए सर, एक छोटा सा मैसेज। आज का प्रोग्राम का रिव्यू कैसा लगा सर आपको? यस सर, सर बहुत बढ़िया तरीके से श्यामराव सोलंकी जी और अमिता मैडम जी ने शुरुआत की, जिन्होंने की रॉयल्टी अचीवर है, और उनका संघर्ष भरा कहानी उन्होंने सुना दी। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से संघर्ष से ही आदमी गुजरना पड़ता है। अगर अचीवमेंट करना है तो संघर्ष से ही गुजरना पड़ता है। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना बातें रखी है दोनों ने। और साथ साथ जितेंद्र जी की तो क्या बात कहने, नाम में ही उनका जीत है। तो जैसे जीत है तो संघर्षों से वो जीत कर आए फिर बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। और आज का मीटिंग जो उन्होंने लिया जितेंद्र जी ने, बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों को बताया कि कैसा ये संघर्ष में जीवन होता है, और आरसीएम कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, और कैसे हम टाइम, मनी, सिक्योरिटी और ये सब फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ग्रेट तो सर, बहुत बढ़िया सर। जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उनको बताया सर। बहुत बढ़िया सर। चैन सिंह जी होंगे, देखिए चैन सिंह जी सर, चैन सिंह चौहान साहब। यस चैन सिंह सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है यहाँ से। यस, स्वागत है सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों ने जो आज तीनों ने अपना परिचय से मोटिवेशन और एजुकेशन देने का प्रयास करा, वो लाजवाब था। और जीतू जी तो आप सही में जीत गए हैं दिल को। और आपका जो एजुकेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो सच्चाई है आपकी लाइफ की, वो बहुत गजब की है। और आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये तो आप ऐसे पागल बनाने वाले हैं कि आरसीएम का नाम जो है 2037 तो बोला जाता है, बट ये पहले ही जो है लीड करेगा वर्ल्ड को, ऐसी उम्मीद है। ग्रेट चौहान साहब, शानदार सर, ग्रेट साहब। दामचंद जी रमोला साहब सर, एक मिनट उनको अनम्यूट किया सर, 1 मिनट के लिए। यस सर, ऑप्शन दे दिया है। जी सर। जी गुरुदेव, जय आरसीएम। आप सभी को सादर प्रणाम, अपने गुरुओं को। और जीतू जी ने आज जो अपनी कहानी सुनाई वो बहुत बेहतरीन है, लोगों को बहुत जी सर म्यूट हो गया। सक्सेस स्टोरी बताई। अमिता मैम ने जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, वो जो है हमारे उत्तराखंड के लिए जो है बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवाएगी लोगों को। और जितेंद्र चौरसिया जी ने जो शानदार लोगों को मोटिवेशन कहानी, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और सब लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दामचंद मोला साहब, बहुत शानदार। अभी सभी साथियों का मैं दोबारा से थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने आज के ओसीपी प्रोग्राम को एक कामयाब बनाया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये स्टेज आपका भी इंतजार कर रहा है। जितने भी साथी आज तक बने हुए हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आपका है, WT आपका है। ये WTC हर इंसान के लिए बना हुआ है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, ड्रीम लेके काम करते हैं, गोल लेके काम करते हैं, टीम भावना के काम करते हैं, अपलाइन को फॉलो करके काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये मंच आपका है और आपका आना बाकी है। सर सितंबर आपका है। सितंबर में ऐसा कुछ जुनून के साथ काम करना है, ऐसा टारगेट लेके काम करना है कि सितंबर में ऐसा धमाल कर देना है कि आपका लेवल सबसे अलग हो जाए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसा जुनून लीजिए कि एनिवर्सरी के अंदर आपका नाम बोलना चाहिए, क्योंकि नवंबर के अंदर एनिवर्सरी है, उसमें आपका नाम एनिवर्सरी में आना चाहिए। और भीलवाड़ा के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है अभी सितंबर के अंदर, जो टारगेट है, जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा अपनी आईडी पे, 5,000 बीवी या अपनी डाउनलाइन से बी लेग में करवा लेगा, टोटल 10,000 हो जाएगा। या प्रपोजरशिप में आपका 5,000 बीवी कर लेते हैं और 5,000 खुद कर लेते हैं, 10,000 बीवी कर लेते हैं, तो भीलवाड़ा आपका इंतजार का एक स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। वहां पे आपको बहुत शानदार तरीके से आपका सेलिब्रेशन होगा।
टीसी छाबड़ा के साथ आपको मुलाकात होगी, वहां पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका फोटो सेशन होगा, म्यूजिक होगा, मस्ती होगी, ऐसा कुछ नजारा कि 2 दिन आप ये मानेंगे जीवन के अभिन्न वो 2 दिन होंगे, आपके स्पेशल 2 दिन होंगे। दूसरा 25,000 बीवी करते हैं तो आपको सिंगल भीलवाड़ा विजिट के बाद उदयपुर में गुड डॉट की मीटिंग, जहां पे राधे सर और बजाज साहब और सीनियर साथी आज एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे आपको घूमने का मौका मिलेगा। अगर 50,000 बीवी करते हैं पर्सनल आईडी पे तो कपल सहित आपका इंतजार हो रहा है आरसीएम की धरती भीलवाड़ा के ऊपर। आपका ग्रेट सेलिब्रेशन होगा, खाना पीना म्यूजिक मस्ती सिर्फ आपको अपलाइन की तरफ से मिलेगा। तो सितंबर महीना आपका है, खास महीना है, इसमें ताकत लगा देनी है और आपको भी स्टेज पे आने पे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, सभी साथियों को, तीनों अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। जितेंद्र चौरसिया को डबल बधाई क्योंकि आज नेशनल लेवल के ऊपर उनका आज प्रोग्राम हुआ और आज उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक नया डायमंड आया। तो दोनों रॉयल्टी अचीवर्स को और चौरसिया साहब के मेन लीडर को आज बहुत बहुत बधाई। इसके साथ इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हमारे टेक्निकल अचीवर, हमारे रॉयल्टी अचीवर, हमारे वाइटल पिन अचीवर, हमारे नए गेस्ट और इस बिजनेस को जो शुरुआत कर चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और लास्ट के अंदर WTC का निर्माण करने वाले हमारे वो योद्धा, हमारे वो लीडर श्री मनोज बजाज साहब, राधे सर, राहुल कांबले सर और इसके अलावा विनीश जी, तो इस बिजनेस की जान है, जब भी आते हैं तो एकदम से इस माहौल को एक रंगनुमा कर देते हैं। तो इस तरह वर्किंग कमेटी के हमारे जितने भी साथी, सुखजिंदर जी, चौरसिया साहब, मनोज मौर्य साहब, शिवनारायण जी और भी हमारे जितने भी वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम सुपर डुपर हिट करने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं WTC के नए प्रोग्राम के अंदर। और सितंबर के अंदर जो 15 तारीख को आप क्लोजिंग करते थे, जैसे राधे सर ने बोला, वो क्लोजिंग हमने 1 तारीख को करनी है। 1 तारीख को ऐसा जलजला, ऐसा भूकंप लाना है, जो 15 तारीख तक आप बिजनेस करते थे वो बिजनेस आपकी आईडी पे 1 सितंबर को आना चाहिए। और मुझे विश्वास है, WTC को विश्वास है, आपकी ग्रेट अपलाइन को विश्वास है कि 1 सितंबर को वो जलजला आएगा, बिजनेस वॉल्यूम कैसा जलजला आएगा कि पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा। तो सभी साथी 1 तारीख को लीडर्स जो मनाते हैं, जो राधे सर बोलते हैं, बजाज साहब, राहुल सर बोलते हैं कि वो लीडर्स डे है, और आपने 1 तारीख को मैक्सिमम अपनी आईडी पे, कुछ साथी 25,000 भी करेंगे, मुझे मालूम है, कुछ साथी 50,000 भी करेंगे। और ऐसे कई साथियों को मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, उनके ऑर्डर आ चुके हैं, वो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम भी करने वाले हैं। लेकिन नाम खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि 1 तारीख को जब उनका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का जब बिल आएगा, आपकी अपलाइन को जाएगा, WTC को जाएगा, उन दिनों हम आप उनका नाम रोशन करेंगे। लेकिन एक सूचना, अभी 26 अगस्त को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ साथियों का नाम नहीं आ पाया क्योंकि उस दिन विंडो करप्ट हो गई थी, कुछ साथियों के नाम और फोटो नहीं आ पाए। हम WTC की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हमको उसका सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका 1 सितंबर को जिन साथियों का सेलिब्रेशन रह गया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 1 सितंबर को वर्किंग कमेटी के साथियों के साथ, वर्किंग कमेटी के अलावा जितने भी सीनियर साथी हैं और फाउंडर मेंबर्स, सभी फाउंडर्स मेंबर उस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे और आपका बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन होगा। तो साथियों, अपने एमरल्ड अपलाइन को वो फोटोज भेज दीजिए जो साथी रह गए हैं, लेकिन उनका फोटो मत भेजिए जिनका सेलिब्रेशन हो चुका है। YouTube पे वो प्रोग्राम देख लीजिए, जिन साथियों का रह गया उन्हीं साथियों का आप फोटो अपने एमरल्ड अपलाइन को भेज दीजिए। और 1 सितंबर को रात को 8:30 बजे WTC के ऑफिशियल चैनल पर और YouTube चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन होगा। लेकिन 1 तारीख को 8-8:30 बजे आपको आने से पहले अपनी आईडी पे जो टारगेट आपने लिया है, 1 सितंबर को लीडर्स डे के ऊपर सभी ने मिनिमम 5,000 बिजनेस सोल्यूशन लेकर आप ऊपर कुछ भी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी बिजनेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी पर्सनल आईडी पे आप कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अभी 1 सितंबर को, सेलिब्रेशन जिनका छूट गया था उनके साथ। थैंक यू वेरी मच। दोबारा से सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने इस कामयाब प्रोग्राम को कामयाब किया और उसी को कामयाब किया। थैंक यू। जय RCM। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। जय RCM। सबको अनम्यूट कर दे सर, एक बार माहौल बना दीजिए सर, सबको अनम्यूट कर देता हूं मैं सर।
एक बार पूरा जयकारा लगाएंगे। सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर। सभी साथी JRC बोल सकते हैं। सभी साथी मजा नहीं है, जोर से जबरदस्त, धमाकेदार, जानदार, दमदार। आज का प्रोग्राम दमदार, जानदार।